हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानेशन क्लासेस। आज हम वन शॉट में करने वाले हैं इंग्लिश की 12th क्लास की सीबीएसई बोर्ड की सारी पोम्स। हम वन शॉट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम एंड मोमेंट पे इंग्लिश को उठाते हैं कि हम इसको 2 दिन पहले कोई वीडियो देखेंगे और कर जाएंगे। और एक्चुअली में पोम्स ऐसी चीज है जिसको हम एक गो में करके आप लोगों के लिए बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं। तो दिस इज द चैनल, आप यहाँ पे आइए और ये वीडियो देखिए अपने पेपर से 2 दिन पहले, एंड हम गारंटी देते हैं आपके मार्क्स आने की। ओनली इफ अगर आप ढंग से समझते हैं और ध्यान से पूरी वीडियो को देखते हैं विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली पोएम पे आ रहे हैं, माय मदर एट 66। इसकी वीडियो हमारे चैनल पे पहले भी पड़ी है, वो ज्यादा डिटेल में पड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एवरेज स्कोरर या फिर आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना, आपको चाहिए कि आपके 90 प्लस आए, तो आप वैसी एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम पूरा डिस्क्रिप्टिव कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल अगर आपको और ज्यादा इन डेप्थ चाहिए जिसमें मैंने पोएट के बारे में भी थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है, वहां पे जा सकते हैं। बट 2 दिन पहले तैयारी के लिए वन शॉट वीडियो इज हियर फॉर यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माई मदर एट 66, जो कि लिखी थी कमला दास ने। कभी कभी पोएट्स के नाम पूछे जा सकते हैं, बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर आपको हर पोएट का नाम पता हो। चैप्टर किसने लिखा है, ऑथर्स के नाम कम पूछे जाते हैं बट पोएट के ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले माई मदर एट 66। तो ये पोएम एक कमला दास जो है वो अपनी मदर से रिलेट करके लिख रही हैं। वो अपने काम के लिए अपनी मदर को अपने होम टाउन में छोड़ के जा रही हैं एयरपोर्ट की तरफ, और उनकी मदर उनको सी ऑफ करने के लिए उनके साथ जा रही हैं एयरपोर्ट पे। और ये पोएम उन्होंने वो रास्ते को एक्सप्लेन कर रही हैं इस पोएम में कि वो कैसे अपनी मदर के साथ अटैच्ड है, कैसे वो उनको याद कर रही है, कैसे वो उनको छोड़ के जाना नहीं चाह रही है पर उनको जाना पड़ रहा है। तो ये पोम इस चीज पर है। और एक और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब जब वो पहले तो वो अपनी बचपन से भी मदर के साथ रही हैं, उन्हीं के साथ बड़ी हुई हैं, उन्हीं के साथ सारे काम करे हैं। अब जब वो दूसरे टाउन में जाती हैं काम करने के लिए, तो उनको बहुत दुख होता है अपनी मदर को छोड़ते हुए। एक तो वैसी वो मदर है इस वजह से, और दूसरा इस वजह से भी कि उनकी मदर अब ओल्ड हो गई है। उनकी मदर अब इस स्टेज पर है लाइफ की जहाँ पे उनकी मदर को जरूरत है अपनी बेटी की, कमला दास की। बट अब उनका काम भी है, उनको जाके आगे अपनी लाइफ में भी ग्रो करना है, इस वजह से वो अपनी मदर को उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो हमारी ये पोम 2 थीम्स पर है। एक तो मदर का जो लव होता है, लव वाला जितने भी थीम्स है उस पर रिलेटेड है। और दूसरा, जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड होते हैं तो वो जो उनके साथ उनसे सेपरेट होने का या फिर मतलब उनसे दूर जाने का, जो ये वाले जो थीम्स होते हैं ना, जिसमें मतलब जो हमें ऐसा फील कराते हैं कि मतलब हम उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते पर मजबूरी है कि हमें जाना पड़ेगा। इनएविटेबल जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, ये उस पर है। इनएविटेबल इंसिडेंट एक और है इसमें कि उनको पता है उनकी मदर ओल्ड हो रही है और वो एक दिन मर जाएंगी। तो ये भी एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको वो नहीं टाल सकती, जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकती। बट इसको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है कि हमारे पेरेंट्स एक दिन हमें छोड़ के चले जाएंगे, और ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और यही इसी उसके साथ, इसी थॉट के साथ वो गूंज रही है जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। तो ये 2 मेन इसके थीम्स है। बाकी हम अब डिटेल में बात करेंगे इस पोएम के बारे में, पहले हम इसको स्टैंजा वाइज समझते हैं। माई मदर एट 66, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब वो कह रही हैं कि मैं अपने घर से कोचिन तक ड्राइव कर रही हूँ, क्योंकि उनका जो एयरपोर्ट है वो कोचिन में है। तो वो वहां तक अपनी मदर के साथ ड्राइव कर रही थी, और वहां पे उन्होंने अपनी मदर को अपने बिसाइड बैठे हुए देखा, अपने साथ बैठे हुए देखा उन्होंने। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोर्प्स। अब वो कह रही है मेरी मदर थोड़ी डोज थी। डोज होता है मतलब थोड़ा ऐसे मुंह खोल के ऐसे लेटी हुई थी। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है मुर्दे को बोलते हैं। और वो यहाँ पे अब मुर्दे और ऐश थोड़ी ग्रे कलर की होती है, राख। तो हम उससे वो अपनी मदर को इसलिए कंपेयर कर रही है क्योंकि वो ये बताना चाह रही है कि मेरी मदर अब ओल्ड हो गई है, उनके हेयर ग्रे हो चुके हैं, वो पेल हो चुकी हैं, वो वीक हो चुकी हैं। तो वो ऐसे थीम से मतलब वो अपने आप को, उनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि अरे मेरी मदर तो अब ओल्ड हो चुकी है। जब वो ड्राइव करते करते उनको देखती है तो उनको समझ आता है कि ये क्या हो गया, मेरी मदर ओल्ड हो गई है। और ये सबसे ऐसी हार्श रियलिटी है हमारी लाइफ की कि हमारे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स एक ना एक दिन ओल्ड होते हैं। और ये एक्सेप्ट करना कि वो एक दिन उनकी भी डेथ होगी और वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, बहुत ही एक एज अ चाइल्ड बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए एक्सेप्ट करना। और इसी उसके साथ वो गूंज रही है कमला दास। And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब वो ये देख के वो ये रियलाइज कर रही है पेन के साथ, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही ऐसी मतलब ऐसी टफ रियलाइजेशन है, ऐसा टफ फैक्ट है हमारे लिए एक्सेप्ट करने के लिए, बट ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिकॉज हम सारे जो ह्यूमंस हैं हम मॉर्टल है। मॉर्टल मीन्स हम
जिंदा है तो हम एक दिन मरेंगे भी। इमॉर्टल चीजें हमेशा जीती हैं, वो कभी नहीं मरती हैं, बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मरते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, कोई भी। तो वो यहाँ पे यही कह रही है कि जब मैंने अपनी मदर को देखा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जितनी वो ओल्ड दिख रही हैं वो उतनी ओल्ड हो चुकी हैं। तो मतलब इससे उनके दिमाग में एक ही थॉट आया कि अरे मेरी मदर अब ओल्ड हो गई हैं। जैसे पोएम का जो टाइटल है वो भी यही है, 66। तो मतलब उनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि वो धीरे धीरे अपनी लाइफ के उस पोजीशन पे जा रही हैं, धीरे धीरे, ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, जहाँ पे एक दिन कमला दास अपनी मदर को खो देगी। तो वो ये कह रही है कि मैंने एकदम से पेन के साथ रियलाइज किया कि वो उतनी ही ओल्ड है जितनी वो दिख रही है। एंड मैं अब देखो, अब कोई भी जैसा ऐसा कोई थॉट होता है ना, जैसे मेरे दिमाग में अगर एकदम से ऐसा कोई थॉट आएगा जो बहुत खराब है और वो रियल भी है, और मैं उसको, मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तो मैं क्या करती हूँ, अपने आप को हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं उस थॉट से। उन्होंने भी वही किया कि एकदम से उनके दिमाग में जब ये वाला थॉट चल रहा था कि उनकी मदर ओल्ड हो रही हैं और वो मतलब ऐसे पेल हैं और वो ऐसे मतलब ग्रे ग्रे हेयर और मतलब वीक हो गई हैं बहुत ज्यादा, तो ये वाले थॉट को उन्होंने दूर करने के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया। पुट दैट थॉट अवे, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है। एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, अब वो क्या कर रही है, गाड़ी से बाहर देख रही है यंग ट्रीज को स्प्रिंट होते हुए। स्प्रिंट होता है फास्ट रनिंग, जैसे जब हम कार में ट्रैवल करते हैं, हम अगर आगे की तरफ जा रहे हैं और साइड में पेड़ है तो वो पेड़ ऐसे जा रहे होते हैं, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं तो हमें लगता है कि पेड़ इस तरफ भाग रहे हैं। तो वो उन्होंने उसको बोला यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पे है वो ट्रीज ना, ट्रीज नहीं स्प्रिंट हो रहे हैं, फास्ट रनिंग होता है स्प्रिंटिंग का मतलब। तो यहाँ पे ट्रीज नहीं स्प्रिंट हो रहे हैं, बट वो ऐसा, मतलब जब हम गाड़ी में जा रहे हो तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज हमें ऐसे भाग के पास करके जा रहे हैं। तो वो यंग ट्रीज को देख रही है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो क्या देख रही है, मैरी मतलब खुश, खुश होके बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। स्पिलिंग, वैसे तो स्पिलिंग का मतलब ऐसा कुछ भी स्पिल होना, बट वो देख रहे हैं कि बच्चे ऐसे खुश होके बाहर आ रहे हैं, यंग ट्रीज। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रास्ट करा है। कॉन्ट्रास्ट क्या है, अपनी ओल्ड मदर को यंग ट्रीज और बच्चों के साथ कंपेयर किया है। लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन उन्होंने यहाँ पे दिखाई है कि एक चाइल्ड और एक ओल्ड पर्सन, तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, कंपैरिजन दिखाया है यहाँ पे। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale, as late as winter's moon. अब वो क्या कह रही हैं, अब वो रास्ते में पहले तो उन्होंने अपनी मदर को देखा कि वो बहुत ओल्ड हो रही है। फिर जब उनको रियलाइज होने लगा कि मेरी मदर एक दिन चली जाएंगी, वो इस थॉट को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया और वो बाहर देखने लग गई, पेड़ों को, मतलब यंग पेड़ों को, बच्चों को देखने लग गई, तो ताकि वो खुद को मतलब डिस्ट्रैक्ट कर सके उस पॉइंट से, एनर्जी वाली कोई चीज देखे, जैसे बच्चे जैसे खुश होके दिख रहे हैं उनको, ऐसी चीजें। फिर यही देखते देखते वो वहां पे एयरपोर्ट तक पहुंच जाती हैं। अब एयरपोर्ट पे पहुंचकर वो क्या करती हैं, जब वो सिक्योरिटी चेक में खड़ी हैं, तब वो देखती है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब वो सिक्योरिटी चेक में, उनकी मदर तो बाहर खड़ी होगी, वो तो सिर्फ सी ऑफ करने आई थी उनको, तो वहां से वो देखती है, आई लुक्ड अगेन एट हर। जब हम कहीं पर भी हम बाहर जाते हैं, हमारे साथ हमारा जो भी लव्ड वन आया होता है, हम पीछे पलट के उसको बाय जरूर करते हैं, हम जरूर एक बारी मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं उसको बाय करने के लिए, और हम बोलते हैं सी यू सून। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही किया, जब वो सिक्योरिटी चेक के लिए गई तो अपनी मदर से थोड़ी दूर खड़े होकर उन्होंने फिर पलट के अपनी मम्मी को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, वॉर्न, पेल, एज लेट एज अ विंटर्स मून। अब वो यहाँ पे अपनी मदर को कंपेयर कर रही है एक लेट विंटर्स मून के साथ। अगर आप कभी सर्दियों में मून को देखो तो आपको कभी भी पूरा मून दिखाई नहीं देगा, वो हमेशा ऐसे क्लाउडी रहता है। तो वो उससे अपनी मदर को कंपेयर कर रही है कि जैसे, मतलब जैसे वो एक थोड़ा ऐसे वैसा सा व्यू आता है क्लाउडी सा, वैसे ही वो अपनी मदर के साथ कंपेयर कर रही है उसको, लेट विंटर्स मून को। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। अब वो क्या कह रही है, जब मैंने अपनी मदर को ऐसे देखा कि वो ओल्ड हैं और वो ऐसे खड़ी हैं, तो मेरे अंदर एक ओल्ड फेमिलियर एक आया। ओल्ड फेमिलियर एक क्या, जब हम छोटे होते हैं हम सबसे ज्यादा अटैच अपनी मदर से होते हैं, और अपनी मदर को खो देने का डर हमें हर एक मोमेंट पे लगता रहता है एज अ चाइल्ड। जब हम छोटे होते हैं, हमारी मम्मी कहीं चले जाए हमें बिना बताए, तो हम रोने लग जाते हैं कि मम्मी कहाँ है, मम्मी को बुलाओ। तो वो कह रही है, वो जो मेरा चाइल्डहुड का फियर था ना कि मेरी मम्मी को मैं खो दूंगी, वो एकदम से मुझे वापस से रियलाइज हो गया कि जो मैं बचपन में फील कर रही थी कि मैं अपनी मदर को खो दूंगी, वही मैं अभी भी फील कर रही हूँ कि मैं अपनी मदर को खो दूंगी। वो चाइल्डहुड एक, वो चाइल्डहुड का पेन उनको एकदम से याद आ गया कि बचपन में भी मैं ऐसे ही मम्मी को देख के करती थी, बट तब सिचुएशन अलग थी, तब हम बच्चे थे, मम्मी कहीं चली गई तो हम रो रहे हैं, बट अब ये जो है ये रियलिटी ऑफ लाइफ है कि उनकी मदर ओल्ड हो गई है और वो एक दिन चली जाएंगी, सच में ही चली जाएंगी। एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब वो कहती हैं कि हो सकता है कि वो अपनी मदर को दोबारा कभी ना देख पाए,
हो सकता है वो लास्ट टाइम अपनी मदर से मिल रही हो, बट स्टिल वो एक होप के साथ कि मेरी मम्मी अभी भी और आगे मतलब जाएंगी, और वो एक इस होप के साथ वो अपनी मदर को कहती है सी यू सून अम्मा, आपसे फिर मिलती हूँ। और ये करती हुई मैं स्माइल करती हुई वहां से चली गई एयरपोर्ट के अंदर अपनी मदर को बाय करके। अब यहाँ पे वो ये दिखाना चाह रही हैं इस रिपीटिशन के साथ, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल के साथ, कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो डेथ को आने से नहीं रोक सकती, अपनी मदर की एजिंग को, उनको बूढ़े होने से वो नहीं रोक सकती। वो जो कर सकती है वो सिर्फ एक होप कर सकती हैं, प्रे कर सकती हैं कि काश ऐसा ना हो, काश उनकी मदर ठीक रहे, और काश वो कभी अपनी मदर को ना खो पाए, बट रियलिटी उनको भी पता है। तो वो यही इस रियलिटी को दूर करते हुए, स्माइल करती हुई, एक होप लेती हुई अपने मन के अंदर अपनी मदर को कहती हैं सी यू सून, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। हो सकता है वो ना मिल पाए और हो सकता है वो मिल भी पाए, पर वो इस होप के साथ वहां से एयरपोर्ट से चली जाती है। तो ये बेसिक समरी थी पोम की। इनमें से कोई भी आपको दो तीन लाइंस दे दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन करो। दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे लेट विंटर्स मून, जब वो कंपेयर कर रही हैं, एक हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती हैं आपके स्टैंजा में जब आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए तो आपको ये उसमें से एक्सप्लेन करना होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम हो सकता है कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, या फिर अगर आपको पोम का कोई स्टैंजा लिखने को भी आ जाए और अगर वो आंसर थोड़े ज्यादा मार्क्स का है, तो आप सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम में से भी एक दो लाइन उठा के वहां पे डाल सकते हो। क्योंकि जब जब मैं अपने एग्जाम दे रही थी या फिर जब मैं करा करती थी, तो मैं ऐसे ही आंसर हमेशा करती थी। अगर मेरे को कोई स्टैंजा दिया कि आप ये चार लाइनें एक्सप्लेन करो, तो पहले मैं लिखती थी दैट दिस पोम वाज रिटन बाय कमला दास फॉर एग्जाम्पल, एंड उसके बाद मैं लिखती थी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम रिवॉल्व्स अराउंड इमोशंस, लव, डेथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे करके मैं पहले थोड़ा सा पोएम के बारे में एक्सप्लेन करती थी, एंड देन मैं स्टैंजा पे आती थी। और फिर मैं लास्ट में फिर से एक दो लाइन जरूर डालती थी, जहां पे मैं फिर से पोम की एक एंडिंग की, मतलब सेंट्रल आइडिया की कोई भी एक एंडिंग की एक लाइन डाल दी, जैसे कि द पोएम इज ऑल अबाउट इनएविटेबल लॉसेस और इनएविटेबल इमोशंस। कोई भी एक ऐसी लाइन में जरूर डाल देती थी। उससे क्या होता है, जब बिगनिंग और एंडिंग आपके टीचर देखते हैं तो एक इम्पैक्ट पड़ता है एग्जाम पे। तो ये एक टिप है, आप लोग कर सकते हो। हमेशा अच्छा रहता है, कोई भी चीज आए कभी भी आए, हमेशा उसको दो लाइनों में इंट्रोड्यूस जरूर करो और एक लाइन में जरूर एंड करो, और बीच में मेन आंसर रखो। हमेशा इससे इम्पैक्ट पड़ता है, आई कैन गारंटी यू दैट। तो हम लोग बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की, यहाँ से आपका बिगनिंग और एंडिंग उठेगा। My Mother at 66 by Kamla Das revolves around the poet's deep sense of love, concern and fear of losing her aging mother. अब वो यहाँ पे क्या है, वही जो मैंने आपको बताया कि उनका ये पोएम पूरा का पूरा ये दिखाती है पोएट का लव, कंसर्न और फियर अपनी मदर की तरफ। लव क्या, प्यार अपनी मदर की तरफ। कंसर्न क्या, कि वो ठीक रहें, वो खुश रहें, जैसे हमें अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा कंसर्न रहता है कि वो अच्छे रहें। और क्या, फियर ऑफ एजिंग मदर, फियर ऑफ लूजिंग हर एजिंग मदर। अब क्या है, फियर भी है। तो यहाँ पे ये जो तीन थीम्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी इस पोम को इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि आप भी सेम पेन कभी ना कभी लाइफ में फील करोगे। व्हेन यू विल रियलाइज कि नहीं, हमारे पेरेंट्स अब ओल्ड हो रहे हैं, जैसे हमारे मन में आता है कि हमें उनके लिए कुछ करना है, हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, ये सारे थॉट्स। अब तो यही वो भी यही फील कर रही है, और ये सेंट्रल आइडिया पोम का यही है। तो अगर आप ये लाइन भी यहाँ से revolves around the central idea of the poem revolves around the poet's deep sense of love, concern and fear of losing her aging mother, सिर्फ आप अगर आप दो लाइनें ये भी लिखाओगे ना स्टैंजा से पहले, आई गारंटी यू इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। The poem reflects the poet's emotional journey as she observes her mother's frailty and old age. अब वो क्या है, ये पोएम क्या हमें दर्शा रही है, उसकी मतलब फिजिकली तो वो जर्नी कर ही रहे हैं, बट एक जर्नी कमला दास के माइंड में भी चल रही है। वो जर्नी क्या है, इमोशनल जर्नी चल रही है। यहाँ पे वो अपनी ओल्ड मदर को देख रही हैं, फिर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर देखती हैं, पेड़ों को ऐसे निकलते हुए, बच्चों को खेलते हुए, घरों से बाहर आते हुए। तो वो ये क्या है, वो एक इमोशनल जर्नी जो उनके माइंड में चल रही है, जाते जाते भी कि सी यू सून अम्मा, वो ओल्ड क्यों हो रही है, मतलब बहुत सारे थॉट्स। तो वो एक जर्नी, लिटरल जर्नी चल रही है उनकी, और एक जर्नी उनके माइंड में चल रही है। तो ये पोम वो बताती है अबाउट आवर मदर्स फ्रेलिटी एंड ओल्ड एज। ओल्ड एज आपको पता है, फ्रेलिटी का मतलब होता है कोई चीज फ्रेल, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा जो वीक एंड पेल हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं फ्रेल होना, फ्रेलिटी। As she drives away from her mother's home, the poet is overwhelmed with the sense of loss and the inevitability of death. अब वो यहाँ पे वो बात कर रही हैं कि जब वो अपनी मदर के घर से बाहर निकली हैं और जब वो ट्रैवल कर रही हैं फॉर एयरपोर्ट विद हर मदर, तो वहां पे वो रियलाइज क्या कर रही हैं,
ओवरवेल्ड होता है जब हम बहुत ज्यादा ऐसे इमोशंस के साथ भर जाते हैं, तो वो ओवरवेल्ड है विद इमोशंस। इमोशन क्या है उनके? सेंस ऑफ लॉस एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। इनएविटेबिलिटी होता है कोई भी चीज जो अनअवॉइडेबल है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो होता है इनएविटेबल। तो डेथ क्या है? डेथ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम में से कोई भी ह्यूमन सुपर ह्यूमन नहीं है। हम सब एक ना एक दिन मरेंगे, एक ना एक दिन जरूर डेथ आएगी। तो यही उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं डेथ को अवॉइड नहीं कर सकती, मैं इस फैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकती कि मेरी मदर अब ओल्ड हो रही हैं और एक दिन उनकी भी डेथ आएगी। तो ये क्या है? ये उनके माइंड में चल रहा है। The poem captures the themes of aging, mortality and the bond between mother and child. और ये क्या बताता है हमें? एजिंग, एक तो इसका थीम एजिंग है क्योंकि उसकी मदर ओल्ड हो रही है, और दूसरा जो वो यंग बच्चों को देख रही है वो भी एक थीम है कि मतलब एक लाइफ एंड डेथ, यंग एंड ओल्ड के बीच में जो कंपैरिजन है। और क्या है इसमें थीम? मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी मतलब जो जो आज जिंदा है वो एक ना एक दिन मरेगा ही मरेगा, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था मॉर्टल और इमॉर्टल के बीच में डिफरेंस। एंड द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। जो मदर एंड चाइल्ड का बॉन्ड हमने पहले भी बात करी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है। कभी कभी हमारी मम्मी से लड़ाई भी सबसे ज्यादा होती है, प्यार भी सबसे ज्यादा उन्हीं से होता है, और उन्हीं को खोने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, चाहे वो बचपन हो चाहे जब हम बड़े हो जाए तब भी। इट कन्वेज द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर हर मदर्स वेलबींग एंड द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ्स फ्लीटिंग नेचर। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ये जो पूरी की पूरी पोएम है वो क्या कन्वे करती है कि जो उनकी पोएट की जो लॉन्गिंग ऑफ हर मदर्स वेलबींग, मतलब उनकी जो एक इच्छा है, दिली इच्छा है कि उनकी मदर जो है वो ठीक रहे, उनका उनके लिए जो कंसर्न है उसके बारे में, और जो लाइफ का जो नेचर है कि मतलब जो आए हैं वो जाएंगे, ये सब के बाद ये सारी चीजें कन्वे करती है ये पोम। तो अगर आप ये दो तीन लाइनें, द पोएम कैप्चर्स द थीम्स ऑफ एजिंग, अगर आप ये सिर्फ यहाँ तक भी लिख दोगे ना, लास्ट वाली लाइन भी छोड़ो कि क्या क्या थीम्स है इसमें, जैसे 3 थीम्स यहाँ पे लिखे हैं बट आप और भी लिख सकते हो। लव लिख सकते हो एक थीम, डेथ, डेथ भी एक थीम है। डेथ को हम एक यूनिवर्सल थीम कहते हैं, ऐसा थीम जिसको कोई नहीं डाल सकता, ऐसी चीज जिसको कोई नहीं डाल सकता। तो ये क्या है? यूनिवर्सल थीम है। तो डेथ, लव, इमोशंस और कंसर्न, फियर, लॉस, एजिंग, ये सारे आप थीम्स, अगर आप पूरा इंट्रोडक्शन, फिर आप थोड़ा सा स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर जो भी पूछा गया है, और उसके बाद अगर आप लास्ट में ये एक लाइन लिखवाओ ना, द थीम्स ऑफ दिस पोएम रिवॉल्व्स अराउंड, 3-4 थीम्स आप लिख के आ जाओ, आई गारंटी यू इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर दैट। तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं जो है हमारी पोइटिक डिवाइसेस, जो कि पोम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डेफिनेटली अगर आप कोई भी एक स्टैंजा एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी भी लाइन में अगर कोई पोइटिक डिवाइस है तो ये क्वेश्चन में ना लिखा हो तब भी ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर इस स्टैंजा में पोइटिक डिवाइस था तो आपको इसको एक्सप्लेन करना था। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर है इमेजरी। इमेजरी होता है जब हम कोई, मतलब हम अपने इमोशंस को दिखाने के लिए ना कोई एक ऐसी इमेजरी लिखते हैं, मतलब जिसका शायद हमने ये पोम सिर्फ रीड करी है बट अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, या फिर जब आप बुक से भी पोम पढ़ोगे तो ना आप इसको इमेजिन कर पाते हो, पूरे सिनेरियो को, कुछ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को जिसको आप ढंग से इमेजिन कर पाओ, वो होता है इमेजरी, जब आप इमोशंस बहुत ज्यादा इवोक करना चाहते हो। I saw my mother beside me, doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse. अब ये जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, या फिर जब आपने बुक में से पढ़ा होगा, या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, तो आप इसको एक्चुअली इमेजिन कर पा रहे हो। मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो आपके इमोशंस को इवोक कर रहा है कि हाँ यार ये बात तो सच है, अगर हम अपने पेरेंट्स की तरफ देखें तो हम भी सेम चीज फील करेंगे। तो ये क्या है? इमेजरी। इसके बाद आता है सिमिली। ये हर पोम में आएगा, तो मैं अभी आपको हर सबके मीनिंग समझा रही हूँ, मैं हर बार समझाऊंगी बट फर्स्ट टाइम में अगर आप इन डेप्थ इसको सुन लो तो थोड़ा बेटर रहेगा। फिर सेकंड होता है अ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। सिमिली में, सिमिली सिंपल सा होता है जब हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं दो वर्ड्स का यूज करके, लाइक और एज। मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है बट एक चीज ध्यान रखना, सिमिली में हमेशा लाइक या एज वर्ड का यूज होगा, मेटाफर में ये यूज नहीं होगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, वरना दोनों कंपैरिजन के लिए यूज करे जाते हैं। शी वॉज सॉरी, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब जैसे यहाँ पे क्या, एशन लाइक दैट, तो लाइक का यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे वो क्या है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो वो क्या कर रही है, रात मतलब ऐसे डल हो चुका है चेहरा, ग्रे हेयर, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, रिंकल्स एंड एवरीथिंग। और कॉर्प्स से वो क्यों कंपेयर कर रही है? क्योंकि जो मुर्दा होता है उसके अंदर जान नहीं होती, ऐसी इनकी मदर की जान भी धीरे धीरे मतलब वो वीक होती जा रही है, तो उनके अंदर उतनी जान नहीं बची है। मेटाफर, द कंपैरिजन इज इम्प्लाइड rather than stated explicitly। explicitly होता है बिल्कुल ऐसे तुम्हें लिख के दे दिया, तो कंपैरिजन क्या है, यहाँ पे इम्प्लाई किया जाता है, जैसे शी वॉज एज ओल्ड एज शी वॉज।
कि मतलब वो उतनी ही ओल्ड थी जितनी वो मतलब दिखाई दे रही थी। कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई चीज देख के लगता है पुरानी, चीज की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बट वो होती नहीं है। तो बट यहाँ पे उन्होंने मतलब अब ह्यूमंस की बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है अरे ओल्ड दिख रहा है बट ये है नहीं, बट उन्होंने ये चीज रियलाइज करी कि अरे जितनी ओल्ड दिख रही है ना उतनी ही ये ओल्ड है। तो यहाँ पे क्या उन्होंने कंपैरिजन दिखाया नहीं है पूरा, बट इसको मतलब इम्प्लाई नहीं करा है, बट उन्होंने इसको वो करा है, मतलब दर्शाया एक तरह से। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी नेचर या किसी ऑब्जेक्ट को लाइफ जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। जब भी हम कोई भी ऐसी चीज है जो जो नॉन लिविंग है सिंपल टर्म्स में, और हम उसको कोई लाइफ जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें, तो वो हो जाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। द कार इन विच वी ड्रोव वॉज अ कंपेनियन। अब वो क्या है यहाँ पर कि मतलब जिस कार में वो ड्राइव कर रहे थे वो एक कंपेनियन था। हम यहाँ पे और भी हम पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया है एज अ लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पे क्या है लेट विंटर्स मून, मून क्या है, ये लेट विंटर्स मून क्या है हमारा, लेट विंटर्स मून हमारा नॉन लिविंग थिंग है, बट उसको कंपेयर किया गया है लिविंग थिंग, उसकी मदर के साथ। वो मतलब मदर को उनके साथ उनको मतलब लेट विंटर्स मून को एक वो दे रही है, लाइवली थिंग दे रही है। जैसे या फिर यंग ट्री स्प्रिंटिंग। अब ट्रीज जो है वो स्प्रिंट कर सकते हैं नहीं, वो फास्ट या फिर शॉर्ट रनिंग, स्प्रिंट का मतलब होता है फास्ट और शॉर्ट रनिंग, वो नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है उसको एक से लाइफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं। रिपीटिशन, रिपीटिशन यहाँ पे है सिंपल सा रिपीटिशन है, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिंपल सा रिपीटिशन है। एलिटरेशन, एलिटरेशन होता है जब एक जैसी साउंड किसी चीज में रिपीट हो तो हम उसको बोलते हैं एलिटरेशन। द स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द मून, यहाँ पे एज दो बार रिपीट हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन है। सिंपल है, एलिट्रेशन सब सिंपल सबसे सिंपल होता है ढूंढना। कोई भी एक सेंटेंस है जिसमें आपको लगता है कि ऐसे जैसे कोई दो मतलब एक ही चीज दो तीन बार ऐसे रिपीट हो रही है, साउंड कोई साउंड दो तीन बार रिपीट हो रही है, वो एलिट्रेशन होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल वुल्फ इन द वुड्स, तो ये क्या है एलिट्रेशन, वुल्फ मतलब वुल्फ इन द वुड्स, तो एक तरह से ये ऐसे मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल एलिट्रेशन हो जाता है। फिर होता है एंजैबमेंट, एंजैबमेंट होता है कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन और स्टैंजा। अब ये क्या है, अब वो यहाँ पर एंजैबमेंट होता है जब हम किसी एक सेंटेंस का कंटिन्यूएशन कर देते हैं विदाउट एनी पॉज, और ये हम तब करते हैं जब हम बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनली वो हो रहे होते हैं ना, ओवरवेल्म्ड हो रहे होते हैं, तब हम ऐसा कुछ करते हैं। अब हम नेक्स्ट पोम करने वाले हैं, और इस पोम का नाम है कीपिंग क्वाइट, और ये पोम है पाब्लो नरूदा की। ठीक है, तो अब इस पोम का हम लोग सीधा आ जाते हैं इस पोम पे। कभी कभी नाम पूछ लेते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो एक चीज ध्यान रखना, आप नाम पढ़ो पैब्लो नरूदा। अब हम पोम की बात करते हैं। तो ये पोम कीपिंग क्वाइट जो भी हमने पूरी बात करी उससे काफी डिफरेंट है, काफी एक कॉन्ट्रास्ट है। पहले वो पोम फिर ये पोम, उसमें हम लोग इमोशनल जर्नी देख रहे हैं पोएट की, पोएट के जो थॉट्स चल रहे हैं माइंड के अंदर, हम वो सब देख रहे हैं। इस पोम के अंदर हम बिल्कुल उल्टी चीज देख रहे हैं, जहाँ पे ये कहता है कि 2 मिनट के लिए सारे शांत हो जाओ, 12 मिनट, आई विल काउंट टिल 12, और उसके बाद सारे शांत हो जाना। नॉट मी, नॉट यू, बट अर्थ पे जितने भी लोग जहां पर भी रहते हैं सारे एक साथ 12 तक गिनने पर शांत हो जाना। फिर हम देखते हैं कि ये वो ऐसा क्यों कह रहा है कि कीपिंग क्वाइट, क्यों 12 तक गिनने पर सबको चुप होना चाहिए, हम वो इसमें बात करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे, और 12 तक गिनते ही सारे कीप स्टिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो ये है ना, वी विल काउंट टू 12, अब यहाँ पे ना इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। एक मीनिंग हो सकता है कि क्लॉक में 12 होते हैं, तो हो सकता है वो उसकी बात कर रहे हो कि वो 12 होते हैं तो इसलिए 12। अब या फिर हो सकता है कि वी हैव 12 मंथ्स, तो इसलिए वो कह रहे हैं आई विल वी विल काउंट अप टू 12। मतलब वो इस पोम में ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जितना लंबा हो सके ना उतना ज्यादा लंबा अपने आप को स्टिल रखो। स्टिल मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाओ, मौन व्रत रख लो या ऐसा कुछ। स्टिल मतलब इमोशनली एंड मेंटली अपने आप को स्टिल रखो, स्टेबल रखो, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं। तो वो 12 से वो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, आप वो भी मान सकते हो कि हर एक 12 के बाद आप रुक जाओ, या फिर हर एक घड़ी के 12 के बाद आपको शांत होना है, तो मतलब हर बार वो 12 होते ही फिर आपको शांत होना है, फिर 12 हो जाएंगे, फिर हर 12 मंथ। तो मतलब जितना लंबा तक आप अपने आप को स्टेबल और स्टिल रख सकते हो उतना लंबा तक अपनी लाइफ उसी स्टेबिलिटी के साथ जियो, ये वो कहना चाह रहे हैं। For once on the face of the earth, let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं for once,
सिर्फ एक बार ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ पे जितने भी लोग रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड सारे, सिर्फ एक बार मेरे कहने से ये बात मानो कि लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते। अब यहाँ पे इसका सिंबोलिज्म क्या है, क्यों हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें? क्योंकि वो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसके लिए अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात ना करूं, आप अपनी लैंग्वेज में बात ना करो, तो उससे क्या होगा? मतलब यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे बोलना छोड़ दो, लैंग्वेज से वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब्यूज कम होगा। जो हम एक दूसरे को वर्बल अब्यूज करते हैं, हम एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, किसी की भी फीलिंग्स कुछ भी बोल के हर्ट कर देते हैं, वो होना रुक जाएगा। तो वो होना रोक दो फॉर वंस, सिर्फ एक बार के लिए वो करना रोक दो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब हम क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं और अपने आर्म्स मूव नहीं करते, मतलब किसी को फिजिकली भी हर्ट नहीं करते। तो यहाँ पे वो ये लैंग्वेज से उनका मतलब ये नहीं है बोलना ही बंद कर दो। ह्यूमैनिटी के लिए, वो सेव करने के लिए उसको ये कह रहे हैं कि अगर हम सारे ये करेंगे तो इसका क्या सिंबोलिज्म निकलेगा कि भाई एक दूसरे को हम वर्बली अब्यूज नहीं कर रहे, हम किसी को कुछ कह के हर्ट नहीं कर रहे किसी की फीलिंग्स, और आर्म सो मच हम किसी को फिजिकली भी हर्ट नहीं कर रहे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर। अब वो कह रहे हैं कितना एक्सोटिक मूवमेंट होगा, मतलब कितना मेस्मराइजिंग, कितना अमेजिंग मूवमेंट होगा, जहाँ पे हम लोग विदाउट रश है, मतलब हर टाइम हमारी जिंदगी भागती ही रहती है, बचपन से लेके बड़े होने तक। पैदा होते हैं, बोलना शुरू होते हैं, चलना शुरू होते हैं, स्कूल में चले जाते हैं, फिर ABCD, फिर उसके टेस्ट, फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, मतलब हमारे मतलब इट इज़ गुड, हमें एजुकेशन की नीड है, वो ये नहीं कह रहे हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि हम बचपन से ही हमेशा रश में रहते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि अब ये अचीव कर लिया, अब हमें ये अचीव करना है, अब हमें ये अचीव करना है, हमें ये ड्यूटी निभानी है, वो ड्यूटी निभानी है। हर टाइम हमारे दिमाग में एक रश रहता है। वो कह रहे हैं उस रश को स्टेबल करो, ड्यूटीज निभाओ, अपने काम करो, अपनी पढ़ाई करो, सब करो, पर अपने माइंड को स्टेबल रखो, भागो मत, आराम से करो, मतलब स्टेबिलिटी के साथ करो। विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सारे स्टेबल हो जाए, हमारा हम अपने माइंड को एकदम ऐसे शांत कर ले, जो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन भी इसी पर्पस के लिए होता है, तो हम अगर अपने हम सबके माइंड अगर शांत हो चुके हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम सबको ऐसा लगेगा हम एक सडन स्ट्रेंजनेस में साथ हैं। अगर हम सारे के सारे, अगर पूरे वर्ल्ड में लड़ाइयाँ होनी बंद हो जाए, अगर कोई किसी को वर्बली फिजिकली हर्ट करना बंद कर दे, कोई मतलब कोई भी जो भी ऐसे वाले काम होते हैं जिससे कोई भी हर्ट होता है, चाहे वो चोरी हो, कुछ भी हो, अगर ये सब होना बंद हो जाए तो कैसा होगा? वो उसी स्ट्रेंजनेस की बात कर रहे हैं। विदाउट इंजन्स, वो यहाँ पे बस सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत वो एटमॉस्फेयर की तरफ भी थोड़ा सोच रहे हैं, नेचर की तरफ भी थोड़ा सोच रहे हैं, तो विदाउट इंजन्स वो यही कहना चाह रहे हैं। फिर फिशरमैन इन द सी, इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब वो कह रहे हैं, इमेजिन करते हैं हम सारे रुक गए हैं, अब क्या होगा? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब क्या है, वो कह रहे हैं अगर हम सारे रुक गए हैं तो जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो सी के अंदर वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। वो वेल्स को पकड़ के जैसे लाते हैं, मछलियों को भी लाते हैं, तो वो उनको हार्म नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब वो कह रहे हैं जो लोग सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, सॉल्ट से जो सी सॉल्ट वगैरह होता है उनसे ग्लासेस वगैरह बनते हैं, तो वो हाथ में हर्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो नहीं करेंगे, अगर वो सॉल्ट गैदर नहीं करेंगे कुछ देर के लिए, तो वो उस टाइम पर क्या कर सकते हैं, अपने जो उनके हाथ हर्ट हो चुके हैं, उनके हाथों में जो चोटें लगी हैं, वो उसको देख पाएंगे। अब वो इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम सब थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाए, तो उससे फिशेस भी सेफ रहेंगी, मतलब हमारा इन्वायरमेंट, और हम भी सेफ रहेंगे। वो ह्यूमंस की तरफ भी सोच रहे हैं, नेचर की तरफ भी सोच रहे हैं, ओवरऑल अर्थ की तरफ सोच के ये वाली बात कह रहे हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। अब वो कह रहे हैं कि वो लोग जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, ग्रीन वॉर्स का मतलब है जो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, वो लोग, या फिर जो गैस के साथ वॉर्स करते हैं, या फिर जो फायर के साथ करते हैं, मतलब किसी भी टाइप का जो वॉर होता है, चाहे आप वो इन्वायरमेंट को आप हार्म कर रहे हो, गैसेस को कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आप ऐसी चीज कर रहे हो जिससे इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है, हमारी अर्थ, हमारा नेचर हार्म हो रहा है, या फिर ह्यूमैनिटी हार्म हो रही है। हम जो नॉर्मल जो वॉर्स होते हैं, अगर वो भी हो रहे हैं, तो जैसे कंट्रीज के बीच में जो होते हैं वो भी हो रहे हैं, तो उससे ह्यूमैनिटी हार्म हो रही है। तो वो कह रहे हैं ये सारे जो वॉर्स है, इस सब का सॉल्यूशन क्या होता है, इस सब का एंड पॉइंट क्या होता है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। मिलती है, कोई एक कंट्री जरूर जीतेगी, पर क्या सर्वाइवर्स जीतेंगे? किसी ना किसी की फैमिली, किसी ना किसी की ह्यूमैनिटी तो खत्म होगी ना, किसी ना कोई तो एक रोएगा ना।
कुछ नहीं तो नेचर रोएगा, अर्थ रोएगी, क्योंकि हम इन्वायरमेंट के साथ पॉल्यूशन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा जिसमें कोई सर्वाइवर ना बचे। सर्वाइवर से यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है फिजिकली हम बच जाए, बट मेंटली हम हो जाए खराब, हमारा कुछ भी हो सकता है, मतलब परेशान, मतलब वो हम ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हम जो कभी ना भूल पाए, ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है, इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है, वो ये सब की बात कर रहे हैं। would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब वो कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं जो ये सारे वॉर्स करते हैं, जो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं या ह्यूमैनिटी को हार्म करते हैं, यहाँ पे वो सिर्फ दो ही चीजों पे बात कर रहे हैं, एक तुम इन्वायरमेंट और नेचर अर्थ को हार्म मत करो, और एक ह्यूमैनिटी को बचाओ। तो ऐसे लोग जो दोनों में से किसी भी एक को हार्म करते हैं, अगर वो ये करना रोक दे और वो क्लीन क्लोथ्स पहन के, यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स लिटरल मीनिंग नहीं है कि ऐसे तुम सफेद जोड़ा पहन के या फिर ऐसे कोई क्लीन सा कपड़ा पहन के चले गए। यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का सिर्फ एक सिंपल सा है, क्लीन क्लोथ्स मतलब कि तुम इनरली तुम्हारा हार्ट क्लीन है, तुम अंदर से क्लीन हो, क्लीन क्लोथ्स पहन के अपने ब्रदरहुड, अपने ब्रदर्स के साथ शेड में चलो। यहाँ पे वो ब्रदरहुड को, यहाँ पे वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि अगर मैं लड़ना छोड़ दूं इनसे और ये मुझसे लड़ना छोड़ दें और हम सारे एकदम ऐसे ब्रदरहुड की तरह शेड में चले, मतलब कि ब्रदरहुड मतलब ह्यूमैनिटी को आगे लेकर चले, डूइंग नथिंग, एक दूसरे को बिना हार्म करे ह्यूमैनिटी को आगे लेके चले, ये सारे वॉर्स रोक के। What I want should not be confused with total inactivity। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था, यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे कि अपना काम धंधा रोक दो, अपनी ड्यूटीज छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो वो यहाँ पे वही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाओ, घर बैठ जाओ बिल्कुल ऐसे शांत होके, ये वो नहीं कह रहे हैं। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइफ को लाइफ की तरह जियो, सबको एक ही जिंदगी मिली है, इसको जितनी हैप्पीनेस के साथ जी सकते हो ना उतनी हैप्पीनेस के साथ जियो। ठीक है सबके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, बट लाइफ गोज ऑन, किसी के लिए भी जिंदगी या समय नहीं रुकता है। तो जस्ट गो ऑन, मूव ऑन एंड लिव योर लाइफ। यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और इस फियर के साथ कि एक दिन तुमने मर जाना है मत जियो, बल्कि इस सोच के साथ जियो कि एक दिन तो सब मर जाएंगे तो आज जी लेते हैं। तो लिव लाइफ लाइक व्हाट इट इज। तो सब ये इस थॉट के साथ वो जीने के लिए हमें कह रहे हैं कि सब करो अपनी लाइफ में, अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करो, अपनी एजुकेशन पूरी करो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, सब कुछ करो, अपने लव वंस के साथ करो, बट कुछ चीजें लाइफ को लाइफ की तरह जियो, ह्यूमैनिटी मत छोड़ो, अपनी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, ह्यूमंस आर नोन फॉर देयर सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब कि हमारा हमें पता है कि हम इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस सबके अंदर, हर एक एनिमल के अंदर नहीं होती है, ह्यूमंस के अंदर ये होती है। तो इस चीज को तुम दिखाओ कि हाँ तुम सेल्फ कॉन्शियस हो अबाउट योर सेल्फ, यू आर कॉन्शियस अबाउट योर इन्वायरमेंट, पीपल अराउंड यू, वो यही कह रहे हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम इतने ज्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते कि सिर्फ हमारी जिंदगी चले, सिंगल माइंडेड से वो यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इतने ज्यादा सेल्फिश नहीं होते कि सिर्फ हमारी ही जिंदगी चले, कि and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब वो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि हमें इतना ज्यादा सेल्फिश और सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारी जिंदगी चले, सबको लेके साथ में चलो। वो यहाँ पे ह्यूमैनिटी ही प्रमोट कर रहे हैं। और क्या कि could perhaps a huge silence might interrupt this sadness, और क्या है ये एक सैडनेस बन जाता है कि सिर्फ अपने लिए जीना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो क्या पता ये फाइनली जो स्थिरता है दिमाग की, जो स्टेबिलिटी है माइंड की, अगर हम ये ले आए तो वो सैडनेस को हम तोड़ सकते हैं, हम खुशी ला सकते हैं, और इस फियर को हम छोड़ सकते हैं, जो फियर क्या है डेथ का। और हम अपने आप को समझ पाएंगे, हम क्या समझ पाएंगे कि लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, अच्छी एजुकेशन वो करना, मतलब गेन करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब लाइफ का पार्ट है। बट व्हाट इज द बिगर पर्पस? बिगर पर्पस इज डू योर ड्यूटीज बट विद अ हैप्पी माइंड। डू नॉट बी सोल सेल्फ सेंटर्ड कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने एनवायरनमेंट और अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेके चलो। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम अर्थ से सीख सकते हैं। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मर जाओ, या तुम जैसे मैंने बताया कि वो ये नहीं कह रहे हैं घर बैठ जाओ शांत होकर। और ये चीज हम किससे सीख सकते हैं? अर्थ से। जैसे कि एक सीड है, अब कभी एक सीड को ऐसे, अब आपके हाथ में अगर एक सीड है, आपको लगेगा तो डेड है, लिविंग थोड़ी है ये, आप उसको अर्थ पे गिर दो, क्या है, तब भी वो आपको लगेगा डेड है, बट उसी से एक प्लांट निकल के आता है। तो ये वो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हम अर्थ से सीख सकते हैं कि जो चीज डेड दिखती है बट लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, वही सीड ही तो अलाइव था जिसकी वजह से एक प्लांट उगा है। नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा
और आप सब शांत रहना, और मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ और आप सब शांत रहना। शांत रहना मतलब अब आप सारे इस चीज को ट्राई करना कि लाइफ को लाइफ की तरह जियो, डेथ से अपने आप को डरा के, अपने आप को थ्रेटन करके मत जियो, और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाओ, अपने नेचर का ख्याल रखो। ये कहते वो पोम को खत्म कर देते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अर्थ से सीखो, कि जो डेड लगता है बट वो अलाइव प्रूव करता है अपने आप को। आई होप आपको स्टैंजा समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसमें से कुछ लाइंस उठा लो फॉर इंट्रोडक्शन और कुछ उठा लो फॉर एंडिंग, और बीच के एक्सप्लेनेशन जो भी आपका मेन आंसर है। इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं सारी बात इंट्रोस्पेक्शन होता है, मतलब अपने आप को समझना, अपने थॉट्स को समझना, इंटरनल पीस। तो वो यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं कि साइलेंस एंड इंटरनल पीस। Poet suggests that if people take a moment to stop their busy activities and reflect in stillness, they can achieve inner peace, understanding and unity. अब वो यही कह रहे हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ छोड़ के अपने दिमाग पे फोकस करें ना, तो हम एक इनर पीस अचीव कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम खुद से खुश नहीं है, हम खुद पीसफुल नहीं है, तो हम दुनिया को कभी खुश नहीं रख सकते। हम किसी भी लव्ड वन को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को, हम किसी को खुश नहीं रख सकते। तो हम क्या होएगा इससे, और यूनिटी आएगी। मतलब हम अगर हम खुद से खुश है ना, तो हम सबको खुश रखेंगे। द पोम एडवोकेट्स फॉर अ पॉज फ्रॉम द chaos of life to foster harmony with nature, others and oneself. अब वो क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, उस पोम से यही प्रमोट करना चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा पॉज लें chaotic जिंदगी से। chaos मतलब कुछ भी फैला हुआ होता है, chaotic। तो chaos से हम थोड़ी देर के लिए पॉज लें, उससे क्या होगा, हम लोग हारमनी कर सकते हैं। हारमनी मतलब एक अच्छा संबंध बना सकते हैं नेचर मतलब इन्वायरमेंट के साथ, दूसरे लोगों के साथ, ह्यूमैनिटी, और अपने आप से। इनर पीस, आउटर पीस एंड पीस विद नेचर। Neruda emphasizes the need for collective silence to bring about a sense of togetherness and deeper awareness. अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे इनर पीस से कुछ नहीं होगा, ये सबको करना पड़ेगा, तभी तो सारे ये सोच पाएंगे ना कि अगर मैं खुश हूँ अपने आप से, आप खुश हो अपने आप से, तभी तो हम एक दूसरे को खुश रख पाएंगे, ह्यूमैनिटी जिंदा रख पाएंगे, और इस अर्थ को सेव कर पाएंगे, और लाइफ को लाइफ की तरह जी पाएंगे। अब फिर आ जाते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस पे। सबसे पहले इमेजरी। पूरी पोम में ही इमेजरी है एक तरह से तो, बट इसका इमेजरी मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो हमें इमेजिन कराना चाहे। द अर्थ कैन टीच अस व्हेन इट इज स्टिल, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, टू क्रिएट विविड पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड, मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मोर टैंजिबल। अब कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जिसको वो दिखाना चाहते हैं, टैंजिबल होता है जिस जिस चीज को हम टच कर सकते, तो वो कुछ ऐसे आइडियाज जिसको वो हमें मतलब ऐसा फील कराना चाहते हैं कि हम इमेजिन कर पाए। जैसे यही था, द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन इट इज स्टिल। जैसे कि अर्थ हमें लगता है स्टिल है बट इट स्टिल मूविंग। वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे अर्थ क्या है, अभी हमें लग रहा है कि ये मूव कर रही है, बट एक्चुअली इट्स मूविंग। तो अपनी लाइफ को भी ऐसी रखो, इनर पीस के साथ आगे बढ़ो। एलिट्रेशन जहाँ पे साउंड रिपीट होती है, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। यहाँ पे सडन स्ट्रेंजनेस में साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर है। रिपीटिशन, जब बार बार कोई एक सेंटेंस, कोई एक वर्ड रिपीट हो, जैसे उसमें था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वर्ड रिपीट हो रहा था। यहाँ पे क्या है, वी वुड काउंट टू 12। यहाँ पे वो ये वाली बात 2 या 3 बार बोलते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, या फिर वी वुड काउंट अप टू 12। तो इसलिए यहाँ पे रिपीटिशन है। मेटाफर जैसे मैंने बताया था कि जिसमें लाइक और एज यूज नहीं होता है और कंपैरिजन के लिए यूज होता है, सिंपल टर्म्स में वो द अर्थ कैन टीच अस, या फिर जब वो हैंड्स को बोलता है। पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। यहाँ पे हमने अर्थ को लाइफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे। सिंबोलिज्म, जब हम किसी चीज को सिंबलाइज करते हैं टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग्स। यहाँ पे क्या है, जब हम डीपर मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबोलिज्म का यूज करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हैं। जैसे जब वो कहता है कि पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, या फिर जब वो वर्ड्स की बात कर रहा है, वो कोई भी पूरे ओवरऑल में बात कर रहा है, वो सारा का सारा वो एक सिंबोलिज्म है। काउंट अप टू 12 भी एक सिंबोलिज्म है कि आप जितना लंबा तक रह सको, 12 आवर्स, 12 मंथ्स, ऐसे करके। illusion, an illusion is a reference to a broader concept or idea beyond the text। जब वो एक बड़े मतलब beyond the text, वो किसी आइडिया को मतलब एक बहुत ऐसा आइडिया, इनर पीस एक बहुत यूनिवर्सल थीम है, तो मतलब वो उस आइडिया को दिखाना चाह रहे हैं थोड़े से टेक्स्ट के साथ। द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन इट इज स्टिल। जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी कि अर्थ हमें सिखा सकती है कि जब कोई चीज डेड लगे बट कम्स अप टू बी अलाइव, या फिर जब वो हमें लगता है स्टिल बट इट इज स्टिल मूविंग। तो ये क्या है, दिखने में बहुत छोटी सी चीज है, बट इसका मीनिंग बहुत ज्यादा इन डेप्थ और डीपर है। फिर नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। अब रिटोरिकल क्वेश्चन होता है ऐसा कोई क्वेश्चन जो हमें वो आंसर नहीं मांग रहे हैं उसका, बट हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं।
जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइलेंस, तो ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइलेंस, ये पोम में नहीं था बट ये यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि साइलेंस का एक्चुअली मीनिंग क्या है, जहाँ पे वो जब कहते हैं कि कंफ्यूज मत होना, मैं इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनर पीस, यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग, टुगेदरनेस, हार्मनी, ये सब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग साइलेंस का ये है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको वो बोलते नहीं है बट पूरी पोम में वो साइलेंस का मतलब यही बताना चाह रहे हैं। अब जो हम नेक्स्ट पोम करने जा रहे हैं उसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर और ये लिखी थी एंड्रीन रिच ने। अब ये पोम मेरी टू बी ऑनेस्ट अभी तक फेवरेट है। मैंने इसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, आगे भी कर चुकी हूँ, बट स्टिल आई लव दिस पोम एंड मैं इस पोम को बाय हार्ट याद रख चुकी हूँ, क्योंकि ये पोम बहुत ही ना ऐसे सोसाइटी के ऊपर है, सोसाइटी के एक ऐसे फैक्टर के ऊपर है जिसको हम आज तक भी पूरी तरह से नहीं मिटा पाए हैं, कम कर चुके हैं बट मिटा नहीं पाए हैं, और वो फैक्टर है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की होता है जब मेल डोमिनेंस होती है फीमेल्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्की होना। तो यहाँ पे यही बात होगी इस पूरी पोम के अंदर कि कैसे जो आंट जेनिफर है उनके ऊपर उनके जो हस्बैंड है उनकी मास्टरी है, उनकी डोमिनेंस है, उन्हीं का पूरा रोब है घर के अंदर, द मैन ऑफ द हाउस जो बोला जाता है। तो ये पोम 3 ही स्टैंजा की है, छोटी सी है, बहुत प्यारी पोम है एंड फीमेल्स जो भी है वो ज्यादा एंजॉय करती है इस पोम। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen। अब क्या है, पूरा आपको मैं सिनेरियो समझाती हूँ। आंट जेनिफर जो है, मतलब जो आंट जेनिफर है, वो बैठ के, मतलब एक लेडी दिखाई गई है जेनिफर नाम की जिनको हम आंट जेनिफर कह रहे हैं, वो बैठ के एक उस पे वो बना रही है, वुडन उस पे बैठ के वो बना रही है, नीडल से काव करके टाइगर्स की वो बना रही है, ऐसे नीडल से, मतलब ऊन और वो सब यूज करके पिक्चर, और ऐसे पूरा प्रॉपर एक पिक्चर बना रही है। तो वो कह रहे हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो वो जो टाइगर्स है उनके पास एक्चुअल में टाइगर्स नहीं है, वो एक वुडन उस पे जो हम बनाते हैं हाथ से वो कर रही है, वो उसके ऊपर एक क्लोथ के ऊपर नीडल से वो अपना पूरा स्यू करके वो बना रही है, टाइगर्स की फोटो बना रही है, पूरा एक ऐसे फॉरेस्ट का वो दिखा रही है, वो एक पूरा वो सीनरी सी बना रही है। तो वहां पे वो टाइगर्स बना रही है, प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। अब वो कह रहे हैं प्रैंस होता है बहुत ही स्लो और हैवी और ऐसे ऊंचा करके वॉक करना। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो उनके जो टाइगर्स है ना वो ऐसे बाहर निकल के आ रहे हैं, मतलब वो अक्रॉस द स्क्रीन ऐसे ऐसे चल रहे हैं, एक प्राउड वॉक ले रहे हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब वो ये टोपैज होता है ना, टोपैज एक जेम होता है, वो एक येलो और ब्राउनिश कलर का एक स्टोन होता है जो हम लोग हाथों में पहनते हैं और ऐसे, उसको टोपैज कहते हैं। आप इसको, इसकी फोटो सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके, उस जेम को कहते हैं, ब्राउन और येलो से कलर के जेम को कहते हैं टोपाज, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब वो यहाँ पे कहना चाह रही है, मतलब यहाँ पे जो पोम जो पोएट है वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वो उन टाइगर्स को टोपैज से कंपेयर कर रही है, मतलब वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्या है, फॉरेस्ट के अंदर वो टोपैज डेनिजन्स की तरह, मतलब वो एक ऐसे प्राउड और उसकी तरह वो वहां पे चल रहे हैं, मतलब प्रैंस करते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब वो उसी के अंदर सीनरी के अंदर ये है कि ये जो टाइगर्स है ये किसी भी मेल को, किसी भी मैन को फियर नहीं करते हैं, जैसे आंट जेनिफर करती हैं अपने हस्बैंड को फियर करती हैं, जैसे कि हर एक फीमेल एक मैन को फियर करती है। ये पोम से वो रिलेट करके बता रहे हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी का, मेल डोमिनेंट सोसाइटी का, कि जैसे, तो वो क्या है, वो टाइगर्स को और आंट जेनिफर की सिचुएशन को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में लिया गया है कि जो आंट जेनिफर है वो तो डरी हुई है, वो सबमिसिव है, अपने हस्बैंड से डर के रहती है, अपने हस्बैंड की मास्टरी के अंडर रहती है। तो वो क्या है, पर वो जो टाइगर्स जो वो बना रही है ना, वो टाइगर्स नहीं डरते किसी भी मेल से, बीनीथ द ट्री, मतलब वो सीनरी, दे पेस इन स्लीक शाइवरलिक सर्टेनिटी। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपने पूरे प्राउड के साथ उनको, उनसे बिना डरे अपना चलते हैं आगे। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब वो क्या है, जब वो वूल के अंदर, वो ऊन के अंदर जब वो उसको बुन रही हैं, तो उनके जो है वो, उनके हाथ जो है वो शेक कर रहे हैं, फ्लटर मतलब उनके हाथ ऐसे शेक कर रहे हैं, वो मतलब शेक करते करते कर पा रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब अगर आपने कभी सुई पकड़ी हो तो वो सुई कितनी ही हल्की होती है पकड़ने में और उसको ऐसे करने में, कोई भी कर सकता है, बट उनके जो हाथ शेक कर रहे हैं उसकी वजह से वो एक नीडल भी उनको खींचनी भारी पड़ रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उनके आंट जेनिफर के हाथ में जो अंकल की पहनाई हुई वेडिंग रिंग है उसका वेट इतना ज्यादा है कि उनके हाथ शेक कर रहे हैं, और वो शेक करते करते उनके लिए एक नीडल, एक पतली सी छोटी सी नीडल भी, उसको निकालना, उसको पुल करना भी हैवी लग रहा है, भारी पड़ रहा है। अब वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक्चुअली में रिंग हैवी नहीं है,
यहाँ पे रिंग को सिंबोलिज्म है रिंग का। रिंग हैवी नहीं है, पर जो वो वेडिंग है ना उनके लिए, वो वेडिंग उनके लिए एक सफरिंग है। वो वेडिंग से, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो उनके ऊपर डोमिनेंट है। वो मतलब एक तरह से वो उन्होंने उनको मास्टर कर रखा है। मतलब वो आंट जेनिफर, मतलब वो अंकल जो है वो उनके लिए एक तरह से मास्टर है, और वो एंस्लेव्ड है उनके अंडर। मतलब वो उन्हीं की सुनती है और सब कुछ, मतलब एक प्रॉपर मेल डोमिनेंट सिनेरियो जहाँ पे हस्बैंड की ही चलती है सब कुछ। तो इसलिए वो वेडिंग रिंग का वेट उनको इतना हैवी लगता है, मतलब अपनी वेडिंग का वेट इतना ज्यादा हैवी लगता है, मतलब वो कैद हो चुकी है उसके अंदर। तो यहाँ पे वो रिंग हैवी नहीं है, यहाँ पे उसका सिंबोलिज्म है क्योंकि वेडिंग उनके लिए हैवी है, क्योंकि फ्रीडम छिन चुकी है। When aunt is dead, her terrified hands will lie. अब वो कह रहे हैं कि जब वो मर जाएंगी, जब आंट मर जाएंगी, तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स, जो डरे हुए, जो डर था उनके अंदर, वो वहीं ले हो जाएगा। मतलब जो उनके, जैसे जब उन्होंने बताया कि फ्लटरिंग हैंड्स थे, शेकिंग हैंड्स थे उनके, वो वहां पे ऐसे ही जैसे मुर्दे के पड़े होते हैं ऐसे ही बेहाल पड़े होंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, बट स्टिल जो फियर था वो, अब वो तो मर चुकी है, बट वो जो उनका जो अंदर का जो फियर था, या फिर जो अंकल की जो मास्टरी थी जिसकी वजह से वो अभी तक, मतलब वो एंस्लेव थी, वो स्टिल वही रहेगा। द टाइगर्स, अब यहाँ पे इन दो लाइंस में एक और चीज है कि वो मर जाएंगी पर उससे मैन ऑफ द सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी फ्रीडम वापस नहीं आई। उन शादी के बाद जो उनकी फ्रीडम गई वो कभी वापस नहीं आई। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे कि शादी करना बुरा है, बस वो ये बता रहे हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी के टाइम की बात है कि जब मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा हुआ करती थी फीमेल्स के ऊपर, ये बस सबकी बात है कि उसकी वजह से, कि मतलब वो मर भी जाएंगी ना तो भी किसी भी मैन ऑफ द सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या होगा, बट जो मास्टर्ड बाय था, मतलब वो मेल सोसाइटी डोमिनेंस वहीं का वहीं रहेगा उनके मरने के बाद भी। उनका वो जो फियर है वो उनके पास नहीं तो किसी और लेडी के पास होगा। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, बट जो टाइगर्स उन्होंने अपने उसमें बनाए थे, अपने वुडन उसमें बनाए थे, पैनल में बनाए थे, जो सीनरी बनाई थी, वो टाइगर्स क्या है, वो प्रैंस करते रहेंगे प्राउड और अनअफ्रेड होके, अपनी हाई वॉक करते रहेंगे, वो नहीं डरेंगे। तो इस पूरी पोम में आंट जेनिफर की लाइफ को टाइगर्स के साथ एक कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा कि टाइगर्स जो किसी से फियर नहीं करते और आंट जो अपने हस्बैंड से फियर करती है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा थीम है फियर और डोमिनेंस, पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये वाले थीम्स को यहाँ पे लाया गया है। ये पोम उस टाइम की लिखी हुई है जहाँ पे मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा होता था। तो ये उस टाइम की पोम है। अब फिर भी अब बहुत ज्यादा मेल जो है बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो चुके हैं। अब वेडिंग्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो चुकी है, कोई भी फीमेल ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे दबने वाली जो चीजें थी वो कम हो चुकी हैं। बट यहाँ पे पूरी पोम में वो टाइगर को आंट की जिंदगी के साथ कंपेयर किया गया, कैसे कि वो ये, मतलब वो ये जो टाइगर्स, वो क्यों टाइगर्स बना रही है, वो कुछ भी बना सकती थी, बट वो टाइगर्स क्यों बना रही है, क्योंकि वो फ्रीडम जो वो चाहती थी कि उनको उनकी फ्रीडम मिले, उनको बोलने का हक मिले, उनको जीने का हक मिले, वो हक उनको तो मिला नहीं, तो वो टाइगर्स बना रही है कि मतलब वो अपना जो एक होता है ना कि हम इनर जो हम चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं, बट हम उसको बना के, पोम लिख के, हम कुछ भी करके हम आगे उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो वो टाइगर्स बना के अपनी जो फ्रीडम थी वहां पे एक्सप्रेस कर रही है कि काश मैं भी एक टाइगर होती। जस्ट अ थॉट। सेंट्रल आइडिया इसका यही है, फीमेल ऑपरेशन एंड द डिजायर फॉर फ्रीडम। फीमेल ऑपरेशन मतलब जो फीमेल्स को दबा के रखते हैं, और उनकी डिजायर फ्रीडम की, मतलब हर फीमेल को होता है जैसे आंट जेनिफर को कि उनको फ्रीडम मिले, और उनको ऑप्रेस किया जाता है, उनको उनके ऊपर डोमिनेट किया जाता है। द पोएम पोर्ट्रेज आंट जेनिफर एज अ वुमन हु इज ट्रैप्ड इन अ लाइफ ऑफ फियर एंड सबमिशन। आंट जेनिफर को ऐसी लेडी दिखाया गया है जिसकी पूरी लाइफ जो है वेडिंग के बाद किस में ट्रैप हो गई है, सबमिशन में, फियर में, हर टाइम डर में रहना। The tiger she creates in her needlework represents strength, courage and freedom. But contrast कहाँ पर है, उनकी लाइफ में क्या है, ना स्ट्रेंथ है, ना फ्रीडम है, ना ही वो बिना डर के रह सकती हैं। बट जो टाइगर्स उन्होंने बनाया है वो क्या है, वो फियरलेस है, वो करेजियस है, उनके पास फ्रीडम पूरी है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। क्वालिटीज शी विशेस टू पोजेस बट इज अनेबल टू एक्सप्रेस इन हर ओन लाइफ। ऐसी क्वालिटीज जो चाहती थी कि उनको उनकी लाइफ में मिले बट नहीं मिली, इसलिए वो टाइगर्स को बना के एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को। Through the contrast between Aunt Jennifer's subdued existence and the vibrant, powerful tiger she creates, the poem highlights the emotional struggles of women who long for independence and empowerment in a patriarchal society. अब क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे, ये पूरी पेट्रियार्कल सोसाइटी के ऊपर बेस्ड पोम है। कॉन्ट्रास्ट क्या है, आंट जेनिफर की लाइफ और जो टाइगर्स उन्होंने बनाया, इसके साथ क्या बताना चाह रही है ये पोम हमें, इमोशनल स्ट्रगल्स ऑफ विमेन, कि वो कैसे कैसे स्ट्रगल करते हैं। मतलब एक पतली सी वेडिंग रिंग, छोटी सी हल्की सी,
वो उनको इतनी ज्यादा हैवी लग रही है अपने हाथों में, क्या कि उनको मैरिज भारी लग रही है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो बंध गई है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी फ्रीडम छिन गई है, उस वेडिंग रिंग से उनको कैद हो गई है। उस वेडिंग रिंग का वेट इतना हैवी इसलिए उनको लग रहा है कि वो नीडल भी नहीं चला। और क्या दिखाता है कि जो विमेन ऐसी सोच रखती है, मतलब लॉन्गिंग, मतलब बहुत लंबी उनकी एक इच्छा है किसकी, कि उनको फ्रीडम मिले और एम्पावरमेंट मिले इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में, कि उनकी सुनी जाए, उनको पूरा हक मिले, उनको पूरी फ्रीडम मिले। तो ये कॉन्ट्रास्ट आंट जेनिफर की लाइफ और वो टाइगर्स जो वो बना रही थी उसके साथ ये बताया गया। छोटी सी पोम है, बहुत प्यारी पोम है, और ये बहुत रियलिस्टिक पोम है। अब उस टाइम के हिसाब से भी और ज्यादा है कि कैसे मेल डोमिनेंस इतनी ज्यादा थी और कैसे विमेन को फील होता था कि वो बंद गई। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स है, वो अंडरलाइन भी है, मैंने आपको मतलब उनका बता दिया था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पता हो, क्योंकि जब आपको स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी तब आपको ये काम आए। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस पे। इमेजरी पूरी पोम इमेज पे है कि वो टाइगर और अपनी लाइफ का कॉन्ट्रास्ट जो है। द टाइगर स्प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन, मैंने जैसे आपको बताया कि वो प्राउडली वॉक कर रहे हैं, बट एक्चुअली में तो वहां पर है ना, तो वो उन्होंने स्यू करा है वहां पे, वो बाहर थोड़ी आ सकते हैं, तो वो क्या है, उन्होंने वहां पे निट करा है, मतलब उनको वहां पे बनाया है उसके साथ ऊन वगैरह के साथ, तो वो बाहर नहीं आ सकते। बट ये क्या है, इमेजरी है कि वो ऐसे चल रहे हैं फ्रीडम के साथ, कि हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं। एलिट्रेशन, टाइगर्स इन द पैनल, कि टाइगर्स जो है इन द पैनल, ये पूरी लाइन अब वहां से देखना कि वो साउंड कर, मतलब साउंड जब एक जैसी होती है। पर्सोनिफिकेशन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब किसी को जब हम लोग ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो टाइगर्स हैं वो नहीं करते हैं, फियर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे फियर को एक तरह से, मतलब टाइगर्स और मैन को कंपेयर करके उन्होंने वो कंपैरिजन, वो फियर को उन्होंने पर्सोनिफाई किया है। सिंबोलिज्म, वैसे तो पूरी पोम में ही सिंबोलिज्म सबसे बड़ा सिंबोलिज्म बताया कि जो वेडिंग रिंग है, वो जो वेट वाली लाइन है, वो बहुत बड़ा एक सिंबोलिज्म है। और यहाँ पे पूरी पूरी पोम सिंबोलिज्म है, जैसे ये वाली लाइन लिखी हुई है, द टाइगर्स रिप्रेजेंट आंट जेनिफर सप्रेस्ड डिजायर फॉर करेज एंड लिबर्टी व्हाइल हर वेडिंग रिंग सिंबलाइजेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ हर मैरिज। अब ये क्या है, टाइगर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइगर जो सिंबलाइज कर रहे हैं, टाइगर सिंबलाइज कर रहे हैं फ्रीडम, करेज, प्राउड, इन सब चीजों को। और आंट जेनिफर की वेडिंग रिंग क्या सिंबलाइज कर रही है, कि वो कितनी ज्यादा सप्रेस्ड है, कितनी ज्यादा डरी हुई है, कितनी ज्यादा एनस्लेव्ड है बाय हर हस्बैंड। एंजावमेंट, मैंने आपको बताया था, जब हम किसी एक सेंटेंस को वन गो में बोलते हैं विदाउट एनी पॉज, एक इमोशन को इवोक करने के लिए, वो होता है एंजावमेंट। The tiger sprang across the screen, tried to pass denizens of a world of green. तो यहाँ पे क्या है, वो मतलब वो बता रही है कि कैसे टाइगर्स फियरलेस होके एकदम हाई वॉक कर रहे हैं, मतलब पूरे प्राउड के साथ फियरलेसली चल रहे हैं। तो यहाँ पे वो उस चीज को बता रही है। अब जो हम नेक्स्ट पोम करने जा रहे हैं उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और ये पोम लिखी थी जॉन कीट्स ने। तो ये पोम पूरी की पूरी इस चीज पे डिपेंड करती है, यहाँ पे इस पूरी पोम में जॉन कीट्स हमें ये बता रहे हैं कि कैसे कोई भी चीज, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, इन्वायरमेंट में जो भी चीज प्रेजेंट है, कोई भी हो, चाहे वो हमने बनाई है या फिर हमें नेचर से मिली है, कोई भी चीज, एक फ्लावर, एक फ्रूट, एक रिवर, या फिर कोई भी एक मैनमेड चीज, कोई सुंदर सी बिल्डिंग, कुछ भी जो भी दिखता है, वो सब जो भी चीज हमें जो ब्यूटीफुल लगती है देखने से, हमें जो एकदम ऐसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वही ब्यूटी असली लाइफ का मतलब है। उसी ब्यूटी की वजह से हम लोग अपनी लाइफ की सैडनेस को, जो हमारे जो सैड मोमेंट्स आते हैं लाइफ में, कोई कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ भी, कोई भी सैड मोमेंट हो जाता है, मार्क्स कम आ जाना, छोटा सैड मोमेंट, कोई बड़ा सैड मोमेंट, उन सबको कवर अप करने में, उन सबसे बाहर निकलने में यही थिंग ऑफ ब्यूटी हमें हेल्प करती है। यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देते हैं ब्यूटी के, और उससे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये ब्यूटी हमारी लाइफ को बेटर बनाती है। ये थोड़ी सी बड़ी पोम है, तो इसलिए मैं इसके जो पोएटिक डिवाइसेस है वो साथ साथ बताऊंगी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, पहली लाइन में ही वो कह रहे हैं कि जो भी एक ब्यूटीफुल चीज है वो जॉय फॉर एवर है। ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो कि कभी नहीं मर सकती, वो हमेशा जिंदा रहेगी। और जरूरी नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो उनकी डेफिनेशन है ब्यूटी की वही आपकी हो। वो कह रहे हैं कोई भी एक चीज जो आपको ब्यूटीफुल लगती है, वो आपको एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा जॉय देगी, और वो कभी नहीं मरेगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। वो कह रहे हैं कि अगर हमें कोई एक चीज ब्यूटीफुल लगती है ना, तो उसकी ब्यूटी बढ़ती चली जाती है, कभी कम नहीं होगी, वो कभी नथिंगनेस में नहीं बदलेगी। मतलब एक चीज जो ब्यूटीफुल है वो और ब्यूटीफुल डे बाय डे होती जाएगी, कम नहीं होगी। बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस, वो कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया
कि वो इट विल ओनली इंक्रीज एंड विल नेवर डिक्रीज टू नथिंगनेस, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होगी। नथिंगनेस क्या है? एम्प्टी, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होगी। एंड बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर होता है पेड़ के नीचे एक शेडी प्लेस, एक क्वाइट शांत और प्यारी सी प्लेस। तो वो कह रहे हैं कि वो हमारे लिए एक ऐसी जगह बनाकर रखेगी, मतलब हमें कामनेस देगी, हमें पीस देगी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। वो कह रहे हैं कि ब्यूटी हमें क्या देगी? कामनेस देगी, पीस देगी, एक अच्छी स्लीप देगी। कहते हैं ना, अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। यहाँ पे वो वही बात कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी स्लीप देगी जिसमें हमें अच्छे ड्रीम्स आए, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। मतलब वो ब्यूटी को एज अ हैप्पीनेस बता रहे हैं कि वो हमें एक ऐसी खुशी देगी। खुशी से क्या होता है? खुशी से हम हमेशा अच्छा फील करते हैं, मेंटली अच्छे रहते हैं, फिजिकली अच्छे रहते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं। यहाँ पे वो वही कहना चाह रहे हैं। Therefore on every morrow are we reading। और इसके बाद वो यहाँ पे कह रहे हैं on every morrow, morrow होता है the next following day। तो वो कह रहे हैं हम every day are we reading, मतलब reading होता है encircled, हम जिस चीज से घिरे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं अगले दिन हम हमेशा घिरे हुए हैं flowery band to bind us to the earth। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, जहाँ पे मतलब हम लोग एक बहुत मतलब फ्लावरी बैंड, वो यहाँ पे एक इमेजरी बनाना चाह रहे हैं हमारे दिमाग में कि हम लोग हर टाइम एक खुशी के उससे घिरे हुए हैं। फ्लावरी बैंड मतलब आप समझिए आपके आसपास ऐसे फ्लावर्स है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? हैप्पीनेस से, जॉय से हम इन सब से घिरे हुए हैं एवरी डे। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस होता है डिप्रेशन। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं हम खुशी से घिरे हुए हैं rather than depression, rather than sadness of the inhuman death of noble natures of the gloomy days। वो यहाँ पे कह रहे हैं हम rather than इनह्यूमन चीजों से, rather than sadness, sorrow, depression की जगह हम किससे घिरे हुए हैं? फ्लावर से everyday। यहाँ पे वो हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। Of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ब्यूटी होती है वो क्या करती है? हमें डिप्रेशन, हमें सैडनेस, हमें ऐसे जो, जब हमारी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारी लाइफ में जब कोई अगर सैड मोमेंट आता है तो वो हमें उससे दूर करती है। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अगर कोई क्रूअल मूवमेंट, कोई डिप्रेशन, कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है लाइफ का, तो वहां पे थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब हैप्पीनेस, जॉय अगर हमारे आसपास कहीं पर भी एग्जिस्ट, हर जगह पे एग्जिस्ट करती है, बट हम जिस चीज को ब्यूटी मान लें, अगर हमें वो चीज मिल जाए तो हमें उससे क्या होता है? हम अपने डिप्रेशन से, अपनी सैडनेस से हमें दूर करने में वो हेल्प करती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। यहाँ पे पैल होता है जो कपड़ा एक कॉर्प के ऊपर, एक मुर्दे के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे वो एक इमेजरी सेट कर रहे हैं कि वो पैल मतलब वो एक, मतलब हमें इमेजिन करने को कह रहे हैं कि मतलब उसने वो, मतलब वो जैसे जो मुर्दा क्या है, मतलब वो सीन क्या है? वो डिप्रेसिंग सीन है। तो वो कह रहे हैं कि वो क्लोथ हमारे ऊपर से हटा रही है, मतलब वो जो डार्कनेस है, वो जो डिप्रेशन है, जॉय और हैप्पीनेस और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी एक ब्यूटीफुल चीज हमारे ऊपर से वो हटा रही है। अब इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। एक तो ये है हमारा बैंड टू बाइंड, ये एलिटरेशन है। और जैसे मैंने आपको बताया इमेजरी ओवरऑल ही एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे आप सन को देख लो, आप मून को देख लो, आप ट्रीज को देख लो, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये सब क्या हमें प्रोवाइड करते हैं? एक शेडी बून, मतलब एक शेड प्रोवाइड करते हैं। जैसे पीछे भी लाइन थी बावर क्वाइट वाली, वो भी क्या था? वो शेड को एक रिप्रेजेंट कर रहा था। और यहाँ पर पीछे एक और रह गया हमारा, ये जो हमारा बावर क्वाइट था, बावर क्वाइट फॉर अस, ये एक मेटाफर है जिसमें वो हमें ये कंपैरिजन कर रहा है एक शेडी उससे, और कामनेस को और पीस को, इन सब चीजों को। For simple sheep and such are daffodils with the green world they live in। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो एक इमेजरी दे रहे हैं हमें। ये वाला पूरा पैराग्राफ ही आपका इमेजरी में है। अब मैं बताऊंगी कैसे ये पूरा इमेजरी में है। सबसे पहले वो मतलब ये वो हमें इमेजिन, मतलब एक तरह से हमें इमेजिन करा रहे हैं। इमेजरी क्या होता है? जब वो वर्ड से ज्यादा हमारे माइंड पे एक इंप्रेशन छोड़े। सन, मून, ट्रीज, शेडी बून,
सिंपल शीप, मतलब वो कह रहे हैं कोई भी एक सिंपल चीज। और डैफोडिल्स यहाँ पे उन्होंने फ्लावर्स को बोला है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। तो वो क्या कह रहे हैं, ये सब जो है ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं। ग्रीन वर्ल्ड मतलब वो यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं नेचर जो हमें हैप्पीनेस देता है। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स यहाँ पे स्ट्रीम को बोला गया, रिवर स्ट्रीम को। तो वो कह रहे हैं कि ये सब जो चीजें हैं नेचर की, नेचर जो हमें हैप्पीनेस देता है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक गेन्स द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो वो यहाँ पे हमें यही बताना चाह रहे हैं कि नेचर जैसे हमें जो हैप्पीनेस देता है, कि जो यहाँ पे ब्रेक मतलब एक्चुअली जो ब्रेक होता है, मतलब नॉट कार वाला ब्रेक, बट एक्चुअली हमें मतलब एक कामनेस और एक उसका जो हमें ब्रेक देता है। तो यहाँ पे वो हमें नेचर को इमेजिन करने को कह रहे हैं। तो ये पूरा ही ये जितना भी है, ये सब ये क्लियर रिल्स, डेफोडिल्स, ये सब इमेजरी है कि वो हमें इमेजिन करने को कह रहे हैं ये सब चीजें, कि ये सब जो नेचर है हमें कितनी ज्यादा खुशी देता है। तो इस पूरे में हर पैराग्राफ में वो एक न्यू न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं ब्यूटी का। कभी ब्यूटी ये है, कभी ब्यूटी वो है, कभी ब्यूटी ये है, वो ऐसे करके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्यूटी हर जगह एग्जिस्ट करती है। वो अपने एग्जांपल्स दे रहे हैं और ये कैसे हमें हैप्पीनेस देती है और हमारे सौरों को दूर करती है। इसके बाद अब वो कह रहे हैं देयरफॉर ऑन एवरी सॉरी रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब वो यहाँ पे एक और बात कर रहे हैं, अब वो एक और एग्जांपल लेकर आते हैं ब्यूटी का। किसका लेकर आ रहे हैं? मस्क रोज ब्लूम्स का। मस्क फ्लावर्स जो होते हैं, मतलब उसी का वो एग्जांपल लेकर आ रहे हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं वॉरियर्स की, जो वॉरियर्स हमारी कंट्री के लिए या फिर किसी के लिए भी जो जो फाइट करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं, कंट्री के लिए करते हैं, किसके लिए भी, तो वो भी एक तरह से वो उसको ब्यूटी में ही मान रहे हैं। तो वो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया वही दे रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने रोज ब्लूम्स का दिया, मस्क रोज ब्लूम्स का दिया, यहाँ पे उन्होंने उसका दिया, वॉरियर्स का दिया। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वो कह रहे हैं जितनी भी लवली टेल्स, जितनी भी कहानियां हमने आज तक सुनी है या पढ़ी है या हमें किसी से भी पता लगी है, वो सब की सब क्या है, एक ब्यूटी है, एक जॉय है। और हमें वही एक चीज है जो हमें हैप्पीनेस देती है, और वही एक चीज है जो हमारे सौरों को दूर करती है, हमारे रश ऑफ लाइफ को दूर करती है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अब वो कह रहे हैं ब्यूटी क्या है? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। मतलब कि इमॉर्टल क्या होता है, मैंने आपको पहली वाली पोम्स में बताया था, नेवर डाइंग, जो चीज कभी नहीं मर सकती। तो वो कह रहे हैं ब्यूटी ना एक कभी भी ना मरने वाली चीज है। जैसे मैंने आपको इस पोम की बिगनिंग में भी बताया था कि वो ब्यूटी जो है वो कभी नहीं मरेगी। तो क्या है, वो एक इमॉर्टल ड्रिंक है, मतलब कि जैसे नेक्टर होता है तो वैसे वो कह रहे हैं वो एक ऐसे नेक्टर की तरह है, ऐसे इमॉर्टल ड्रिंक की तरह है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, ब्रिंक होता है एज। तो वो कह रहे हैं कि एक एंडलेस फाउंटेन, मतलब एक एंडलेस चीज है ब्यूटी, जिस जो हमारे ऊपर ऐसे नेक्टर की तरह डाली जा रही है फ्रॉम हेवन, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम हेवनली पावर हमारे ऊपर डाली जा रही है। एक ऐसी चीज मतलब जो कभी नहीं मरेगी और जो हमें हमेशा खुशी देगी ही देगी, जिसकी ब्यूटी, जिसकी हैप्पीनेस, जिसका जिसकी वजह से हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी जॉय है, नेवर एंडिंग होगी और हमेशा बढ़ेगी, कभी भी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होगी। बहुत प्यारी पोम है, बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है। पूरे में सिर्फ वो ब्यूटी की बात कर रहे हैं। ब्यूटी यहाँ पे जॉय, हैप्पीनेस, कोई भी ऐसी चीज जो हमें खुश करती है उसकी बात करी गई है। और ये बोला गया कि कैसे ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी सॉरो को, डिप्रेशन को, डेथ को, कैसे हमारे ऐसे वाले थॉट्स को ओवरकम करके हमें अच्छा फील करा सकती है एट द मोमेंट्स व्हेन वी आर सैड। इसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम पे। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम है इज दैट ब्यूटी ब्रिंग्स एंड्योरिंग जॉय एंड कंफर्ट टू द सोल। क्या करती है ब्यूटी? क्या करती है? हमारी सोल को कंफर्ट करती है, मतलब हमें इनर पीस देती है, हमें कामनेस देती है और जॉय देती है। द पोम सजेस्ट दैट ब्यूटीफुल थिंग्स वेदर दे आर नेचुरल और मैन मेड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, हेल्पिंग टू अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट। यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि चाहे वो चीज नेचुरल हो या मैनमेड हो, वो हमें पीस देती है, हैप्पीनेस देती है, हमारे ह्यूमन स्पिरिट को, मतलब हमें जॉय देती है। Keats emphasizes that the beauty of nature and art is eternal. Eternal मतलब never ending, till infinity, immortal। वो क्या कह रहे हैं कि जो ब्यूटी है उस वो क्या है, वो इटर्नल है, वो कभी भी मरेगी नहीं। वो हमेशा ही, हमेशा वो बढ़ती चली जाएगी, बट कभी भी घटेगी नहीं और कभी भी मरेगी नहीं। ऑफरिंग सोलेस इन टाइम्स ऑफ सॉरो एंड डिस्ट्रेस। सोलेस होता है
कंसोल करना, मतलब एक तरह से वो हमारे सॉरो और डिस्ट्रेस, जैसे मैंने पहले भी बताया, ऐसे मोमेंट्स पे हमें ज्यादा हेल्प करती है उनको ओवरकम करने में, उनसे हमें बाहर निकालने में। तो क्या करता है, ब्यूटी सोलेस प्रोवाइड करती है हमें सॉरो और डिस्ट्रेस के टाइम पे। इट हाईलाइट्स हाउ ब्यूटी इन इट्स वेरियस फॉर्म्स रिमेन्स अ सोर्स ऑफ लास्टिंग प्लेजर एंड इंस्पिरेशन थ्रू आउट लाइफ। वो कह रहे हैं ब्यूटी इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स उन्होंने एक्सप्लेन करी, हमारे लिए ब्यूटी का मतलब कुछ और हो सकता है, किसी और को कुछ देख के हमें खुशी मिल रही है, वो भी एक ब्यूटी है। तो ब्यूटी क्या करती है, अपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आके सोर्स ऑफ लास्टिंग प्लेजर, मतलब हमें एक ऐसी ऐसा इनर पीस और कामनेस देके जाती है जो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा, एंड इंस्पिरेशन थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरी लाइफ के, हमारे पूरे लाइफ टाइम, हमारे पूरे लाइफ स्पैन में हमें वो एक लास्टिंग कामनेस, इनर पीस और प्लेजर देके जाती है। ये पोम यहीं पे खत्म होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस सेंट्रल आइडिया में से स्टार्टिंग की 2 लाइन ले लो, लास्ट की ये वाली लाइन ले लो, think of beauty highlights, sorry, it highlights how beauty in its various forms। आप यहाँ पे इसको ऐसे शुरू कर सकते हो, द पोम हाईलाइट्स हाउ ब्यूटी इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, ये वाली लाइन आप लास्ट में डाल दो, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। आप ये स्टार्टिंग की 1-2 लाइन डाल दो, उसका इम्पैक्ट भी डेफिनेटली पड़ेगा। यहाँ से द पोम सजेस्ट मैन मेड और दिस ह्यूमन स्पिरिट तक, या कोई भी अपने हिसाब से जो आपको लगता है, एक छोटी सी लाइन ऊपर बना के डाल दो, फिर स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो एक्सप्लेन कर दो, फिर लास्ट में फिर 1-2 लाइन ऐसे डाल दो जो इम्पैक्टफुल रहे। इसके साथ हमारी ये पोम यही खत्म होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोम की तरफ, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड, और ये लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सारी पोम्स आती हैं, आपके पहले पिछले ईयर्स में भी आई होंगी। तो इनकी एक और पोम है अ रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम बहुत ऐसी, बहुत रियलिस्टिक सी है। ये पोम पढ़ने के बाद, समझने के बाद, शायद जब आप किसी ऐसी जगह पे जाओ, शायद आपका भी ध्यान ऐसी जगह, ऐसी ऐसी चीज पर जाएगा जो उन्होंने यहाँ पर बताई है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, अ रोड साइड स्टैंड, इसका यही मतलब है जो यहाँ पर लिखा है। वो यही बात कर रहे हैं कि सिटी के आउटर्स पे लोगों ने अपने जो शेड बनाकर बेचने वाली, जैसे हम कभी भी ट्रैवल करते हैं कहीं पर भी, तो हम लोग देखते हैं कि सिटी या फिर स्टेट के आउटस्कर्ट्स पे बहुत सारे लोग ऐसे अपने वो शेड्स लगाकर कुछ ना कुछ सामान बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये उन्हीं की लाइफ के बारे में और उन्हीं के एक स्टैंड के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे वो सिटी के बाहर एक स्टैंड लगा के, रोड साइड स्टैंड का वो यही बात कर रहे हैं कि सिटी के बाहर, जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन से थोड़ा बाहर आके, जहाँ पे थोड़ा ऐसे वो वाला एरिया शुरू हो जाता है, तो वहां पे वो बात कर रहे हैं कि वहां पे एक रोड साइड स्टैंड वाला जो है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, और वो मतलब वो कैसे डील कर रहा है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, और उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली। अब वो यही कह रहे हैं यहाँ पर, इस पूरी पोम में यही दिखाया गया कि कैसे अर्बन और रूरल के बीच में डिफरेंस है, क्लास के बीच में। वो यही बता रहे हैं कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस कितने ज्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये भी थोड़ी बड़ी पोम है, बट ये बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत इजीली आपसे हो जाएगी। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। अब वो कह रहे हैं कि एक लिटिल ओल्ड हाउस विद अ न्यू लिटिल ओल्ड शेड बाहर था, मतलब वो वही कह रहे हैं कि उन्होंने एक छोटा सा शेड देखा, नया सा बना हुआ था रोड के साइड में, सिटी के थोड़ा बाहर आके, इन फ्रंट ऑफ एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। अब वो कह रहे हैं वो कहाँ पे था, रोड के साइड में था थोड़ा सा, जहाँ पे ट्रैफिक जो है, जहाँ से ट्रैफिक पास आउट होता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब वो क्या कह रहे हैं, वो जो स्टैंड था ना, वो पैथेटिकली प्लेड था, मतलब वो कह रहे हैं कि उस स्टैंड को देख के, उसकी हालत देखकर, उसके ओनर की हालत देखकर पिटी आ रही थी हमें उनपे, मतलब पिटी, मतलब कि वो हमें पता लग रहा है कि वो पुअर है और वो कितना मेहनत कर रहे हैं कि 2 पैसे वो वहां से कमा के जाए। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब वो क्या है, अब वो यही कह रहे हैं कि मतलब पिट्टी क्यों आ रही है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, अ डोल ऑफ ब्रेड, मतलब अ सिंगल स्लाइस ऑफ ब्रेड, कि उनको कुछ थोड़े से पैसे कमाने को मिल जाए जिससे वो रोटी खरीद सके। बट फॉर सम but for some of the money the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fate। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि वो क्या है, वो पैसे, वो जो पैसा जो फ्लो होता है सिटी के अंदर, वो जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं, वो जो पुअर पीपल हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो जो पैसा फ्लो होता है, फ्लोट होता है पूरी सिटी के अंदर, कुछ पैसा उसमें से उनको भी मिल जाए। कैसे मिल जाए, कि जो लोग सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, सिटी से बाहर आ रहे हैं, वो उनके रोड साइड स्टैंड पे रुक के उनसे भी कुछ सामान खरीद ले। The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape mad with the artless paint। अब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलिश ट्रैफिक है, पॉलिश ट्रैफिक मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग इधर उधर पास कर रहे हैं, वो अपनी माइंड अहेड, मतलब कि वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ देख के आगे बढ़ते हैं, इधर देखते भी नहीं है, इनको इग्नोर, मतलब उनके लिए
जो सिटी पीपल है उनके लिए ये लोग रोड साइड स्टैंड वाले एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, इसलिए वो मूव अहेड, मतलब कि वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, इनको बिल्कुल कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टिंग समझ के कि ये है ही नहीं यहाँ पर। और अगर बाय चांस किसी की नजर पड़ भी जाए इन पर, तो वो सामान नहीं खरीदते हैं, वो क्या करते हैं, उल्टा इनको बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से इतनी ब्यूटीफुल जो सीनरी है यहाँ की, सिटी आउटस्कर्ट्स की जो सीनरी है ना, वो तुम्हारे शेड की वजह से, तुम्हारे पैथेटिक शेड की वजह से खराब हो रही है। मतलब इन्हीं को उल्टा बोलकर जाते हैं कि यू आर स्पॉइलिंग द सीनरी। मैड मतलब स्पॉइल्ड, तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आर्टलेस पेंट मतलब कि जो लैंडस्केप है वो तुम स्पॉइल कर रहे हो, मतलब वो सीनरी तुम स्पॉइल कर रहे हो, तुम्हारा शेड जो है स्पॉइल कर रहा है। मतलब रैदर देन हेल्पिंग देम, उनको और ज्यादा ऐसा फील करा के जाते हैं, वरना उनको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, बट उनसे कोई कुछ नहीं खरीद रहा है। Of signs that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden quotes। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह है, मतलब थोड़ा रूरल एरिया शुरू हो गया, तो वहां पर जो साइन बोर्ड है नॉर्थ एंड साउथ NNS, वो गलत है, मतलब कि क्योंकि वो जगह ऐसी है वहां पे वो लोगों के लिए कुछ नहीं करा जाता है, तो वो क्या है, उनका जो नॉर्थ एंड साउथ का साइन है वो भी रॉन्ग है। ऑफर्ड फॉर सेल, अब वहां पर ऐसी जगह पर जहां पर डायरेक्शंस भी गलत लिखी हुई हैं, ऐसी जगह पर वो जो रोड साइड स्टैंड वाला है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या बेच रहा है, वो बेरीज बेच रहा है अपने वुडन कार्ट में, मतलब वो एक वुडन कार्ट में अपनी बेरीज रख के बेच रहा है। और क्रूग नेक गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वर्ड, स्क्वॉश मतलब यहाँ पे फ्रूट है, या फिर वो वाइल्ड बेरीज बेच रहा है, या फिर वो क्या बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है जिसपे सिल्वर लाइनिंग चढ़ी हुई है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी। अब वो क्या कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, जब मैं वहां खड़े होकर उसको देख रहा हूँ और मैं साथ में देख रहा हूँ, इतना सुंदर सीनरी है, माउंटेन्स है, सब कुछ है, ब्यूटी जो है, सब सब ब्यूटी को तो देख रहे हैं, बट उनको कोई नहीं देख रहा है। यू हैव द मनी, अब वो क्या कह रहे हैं, वो सिटी पीपल से बात कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई यू कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। अगर आपके पास पैसे हैं और, तो आप क्यों नहीं खरीदते हो इनसे, आपको खरीदना चाहिए, बट आप क्या करते हो, आप एंग्रीली वहां से चले जाते हो। क्रॉसली मतलब आप वहां से एंग्रीली क्रॉस कर देते हो उनको, अनोइंग होके, मतलब थोड़ा उनसे थोड़ा एंगर एंगर दिखा के उनकी तरफ कि यहाँ पे क्यों लगा कर बैठे हैं, और ऐसे करके फिर उनको इग्नोर करके आप वहां से चले जाते हो अपना पैसा अपनी पॉकेट में लेकर, रादर देन अगर आपके पास पैसे है तो आप उनकी भी हेल्प कर दोगे अगर आप उनसे कुछ खरीद लोगे। द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट, और वो कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर इन लोगों ने बोला था कि ये लोगों की वजह से जो सीनरी है, ब्यूटीफुल सीन है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, सब कुछ है, खराब हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ये लोग सीनरी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, कि वो पोएट कह रहे हैं मेरे लिए ये लोग सीनरी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी वजह से जो यहाँ का जो पूरा पूरा जो एटमॉस्फेयर है, फिर जो पूरा सीन है वो खराब हो रहा है, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है, कह रहे हैं मेरी कंप्लेंट नहीं है ये। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand। अब वो कह रहे हैं कि उनका ना ट्रस्टिंग सॉरो है, मतलब कि वो दुखी है, जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं, पुअर पीपल, रूरल पीपल, उनका एक मतलब उनका एक दुख है, और वो क्या है, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। अब उन्होंने क्या किया, सिटी से बहुत बाहर आकर अपना एक रोड साइड स्टैंड बनाया है, एक प्रॉमिस के साथ जो उनको कभी नहीं किया गया, बट उनके अंदर एक होप है कि हाँ ये हमसे खरीदेंगे और दो पैसे हम भी कमा पाएंगे। And ask for some city money to feel in hand to try it, if it will not make our being expand। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे मतलब जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं ना, उनको किसी ने आगे बोला नहीं था कि हम तुमसे खरीदेंगे, बट एक होप के साथ, एक आशा के साथ कि काश कोई आके एक गाड़ी तो हमारे आगे रुके जो हमसे थोड़ा बहुत खरीद ले, जिससे हम भी दो पैसे कमा ले और हम भी अपने परिवार के साथ खुश रह सके, बट ऐसा नहीं होता है। And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। अब वो कह रहे हैं कि जैसे पिक्चर्स में, जैसे न्यूज वगैरह में दिखाया जाता है कि उनको वो लाइफ दी जाएगी जो सिटी पीपल को लाइफ मिल रही है, पार्टी इन पावर, यहाँ पे वो पॉलिटिक्स की ही बात कर रहे हैं कि जैसे पॉलिटिक्स में भी दिखाया जाता है कि इनके लिए काम किया जाएगा, तो वो वहां पे यही रिलेट करे कि जैसे दिखाया जाता होगा वहां पे कि मतलब इनके लिए काम किया जाएगा, बट उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, बट वो स्टिल एक होप के साथ जी रहे हैं कि कोई तो गाड़ी रुकेगी, कोई तो हमसे खरीदेगा, कोई किसी से तो हम पैसे कमा पाएंगे। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। अब वो क्या कह रहे हैं कि न्यूज में पॉलिटिकल पार्टीज ने डाल दिया है कि हम ये पूरी जगह जहाँ पे वो स्टैंड लगा के बैठे हैं, वो पूरी जगह को खरीद लेंगे और वहां पे क्या बनाएंगे, इनकी लाइफ बदल देंगे।
टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। वो कह रहे हैं हम इनको कहेंगे अपने विलेज में जाके रहो और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, थिएटर और ग्रोसरी स्टोर्स, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। और वो क्या कह रहे हैं, हम इनको स्टोर्स में नौकरी देंगे और ये वहाँ पे नौकरी करके अब इनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हम पे ट्रस्ट करें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, थिएटर्स बनाएंगे, स्टोर्स बनाएंगे, अपने विलेज से आए, यहाँ पे काम करें, पैसे कमाए और अपने बारे में निश्चिंत होके, मतलब निश्चिंत होके सो जाए। While greedy good doers beneficent beasts of prey। अब वो क्या कह रहे हैं कि बट ये क्या है, ये सिर्फ दिखाने वाले ग्रीडी, गुड डूअर्स कौन होते हैं, जो अच्छा अच्छा काम करते हैं, अच्छाई के लिए कुछ करते हैं, बट ये क्या है, ग्रीडी गुड डूअर्स। ये एलिट्रेशन है क्योंकि यहाँ पे जी की साउंड रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, वाई ग्रीडी गुड डूअर्स, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग जो दिखाते हैं कि हम गुड डूअर्स हैं, हम अच्छा करते हैं, बट वो क्या है, एक्चुअली में ग्रीडी है। बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। अब वो क्या, बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट कौन होता है, जो एक प्रे पे, मतलब एक कोई ऐसा एनिमल जो किसी एक प्रे पे, मतलब किसी और जानवर को खा के अपने आप को जिंदा रखता हो। तो वो यहाँ पे इनको इसको कंपेयर कर रहा है, पॉलिटिशियंस को और ऐसे वाले लोगों को कंपेयर कर रहा है किससे, बीस्ट ऑफ प्रे से। कि मतलब वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको वो सिर्फ फेक प्रोमिस कर रहे हैं कि उनको एक अच्छा जॉब मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वहाँ पे थिएटर्स और ग्रोसरी स्टोर्स बनाएंगे, उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है इसमें। तो वो क्या है, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए उनको प्रे बनाकर उनसे बेनिफिट करेंगे ये बीस्ट। Swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits। अब ये क्या है, उनको मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है एनफोर्सिंग बेनिफिट, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको बोला जा रहा है ये बेनिफिट होगा वो बेनिफिट होगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ मतलब उनको ये बोला जा रहा है कि अब आपकी जो जितनी भी, मतलब जितने भी आपके साथ अभी तक जो भी बुरा हो रहा था, अब आपकी हम लाइफ बदल देंगे, फेक प्रोमिस करे जा रहे हैं। And by teaching them how to sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। अब वो लास्ट लाइन में ये कह रहे हैं कि इन लोगों को तो ये सिखाए, मतलब ये बोलते हैं अरे अब आप निश्चिंत होकर सो जाओ, आपकी लाइफ बदल जाएगी, पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो लोग जो ऐसा कह रहे हैं वो दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, पीसफुल नींद वो ले रहे हैं, और जबकि ऐसे रोड साइड वेंडर्स की नींद उड़ाकर, रात की भी नींद उड़ाकर, वो खुद दिन में भी सो रहे हैं, इनको फेक प्रोमिस कर कर। Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there। अब वो कह रहे हैं कि कभी कभी मैं खुद भी सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मतलब इन लोगों की जो सैडनेस है, लर्क्स नियर द ओपन विंडो, लर्क्स होता है मतलब ऐसे हिडन हिडन सॉरो, तो वो कह रहे हैं जो इनकी जो, मुझे वो ओपन विंडो में जो इनका छुपा हुआ दर्द दिख रहा है ना, मैं उसके लिए क्या ही कर सकता हूँ। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। वो कह रहे हैं कि जो पूरा दिन अपनी शॉप खोल के एक प्रेयर के साथ, एक होप के साथ वेट करता है फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कि मतलब उनको कभी ब्रेक की आवाज है कि कोई गाड़ी रुकी है उनके स्टैंड के बाहर कुछ खरीदने के लिए, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास। वो कह रहे हैं कि जितनी भी सेल्फिश कार्स पास होती है, वहां से हजारों कार्स पास होती है, उनमें से किसी एक की तो ब्रेक की आवाज उनको सुनाई दे, कार रुकने की आवाज उनको सुनाई दे, चाहे वो उनसे खरीदे ना, बट उनसे पूछ के ही, पैसे ही पूछ के चले जाए, वो इसी में खुश हो जाएंगे। Just one to inquire a farmer's price are what a farmer's price are। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि चाहे वो खरीदे ना, बट कोई पूछने के लिए भी नहीं रुकता है। And one did stop but only to plow up grass in using the yard to back and turn around। बट उसी टाइम कोई एक रुका तो उनके दिल में क्या हुआ, एक होप जगी कि हाँ ये शायद आएगा मेरे पास, बट उसने क्या किया, रुका, थोड़ा पीछे हुआ, प्लो अप ग्रास, मतलब जैसे जब हम अगर किसी ऐसे ग्रासी वाले एरिया पे गाड़ी को हल्का सा पीछे लेते हैं तो हल्की सी ग्रासेस उठ जाती है, वही बात हो रही है यहाँ पे। पीछे करा, यू टर्न लिया और वहां से चला गया, तो उसने यू टर्न के लिए गाड़ी रोकी थी, इनके पास आने के लिए नहीं। तो एक हल्की सी उम्मीद जगी, वापस बैठ गई। तो वो उम्मीद के साथ पूरा दिन अपनी शॉप की विंडो खोल के रखते हैं कि कोई तो आएगा हमसे कुछ तो खरीदेगा, खरीदेगा नहीं तो एटलीस्ट पूछ ही लेगा। And another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas। अब वो कह रहे हैं कोई और भी रुका, बट रास्ता पूछने के लिए, टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि वो कहाँ जहाँ उसको जाना था वहां का रास्ता पूछने के लिए वो रुका, और एक और रुका पूछने के लिए कि क्या आप पेट्रोल बेचोगे। तो वो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि मतलब कोई रुक रहा है तो यू टर्न के लिए, कोई रुक रहा है तो अपने सेल्फिश रीजन के लिए कि रास्ता बता दो, या फिर कोई पूछ रहा है आप गैस बेचते हो, मतलब पेट्रोल बेचते हो, कोई भी तेल बेचते हो। दे couldn't this grossly they had none didn't it see। वो कह रहे हैं कि क्या उनको दिखाई नहीं देता है, क्या ये इतने हैं कि इनके पास पेट्रोल होगा, वो एक मुश्किल से वाइल्ड बेरीज तो बेच नहीं पा रहे, और आके लोग उनसे पूछ रहे हैं कि उनके पास गैस है। इतने इतने ज्यादा वो क्रॉसिली, वो फिर से वही कह रहे हैं कि इतना ज्यादा वो अपने उसमें इनको इनको बिल्कुल ही ऐसे इग्नोर करके निकलते हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि इनके पास है नहीं।
No, in the country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be. अब वो कह रहे हैं कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि शायद इनको रिलीफ तभी मिलेगा जब डेथ हो जाए, क्योंकि उसके अलावा इनकी जिंदगी के लिए कोई भी कुछ भी नहीं करने वाला, सिर्फ फेक प्रोमिस होंगे, कुछ नहीं बदलेगी इनकी लाइफ, कोई इन पे ध्यान नहीं देगा, कोई भी इनके लिए कंसर्न नहीं होगा। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, वो वही कह रहा है कि क्या इनको सिर्फ आउट ऑफ पेन कर सकता है, इनकी डेथ। And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of pain. फिर वो कह रहे हैं कि जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कोई आ जाए और मुझे इस पेन से जो मैं उनके लिए फील कर पा रहा हूँ उससे बाहर निकाल दे, और वो भी कैसे ही होगा, पोइट एंड भी ऐसे ही करते हैं कि वो कैसे होगा, थ्रू डेथ। सिंपल पोम है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं कि आपको मतलब इसका स्टैंजा अगर आ भी जाएगा तो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक रोड साइड वेंडर की बात हो रही है, इकोनॉमिकल कंडीशंस की बात हो रही है, डिफरेंसेस की बात हो रही है कि कैसे सिटी आउटस्कर्ट्स पे जो लोग हैं वो कैसे कैसे सफ़र कर रहे हैं, उनकी होप, उनकी प्रेयर्स, उनको जो फेक प्रोमिस करे जा रहे हैं, उसकी बात हो रही है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम है थीम ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल पीपल, कि कैसे रूरल पीपल को एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनको फेक प्रोमिस करके कि हम ये खरीद लेंगे, हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। The poem highlights the plight of poor villagers who set up or roadside stand to sell their goods but are ignored or taken advantage of by the rich urban travelers. अब वो क्या है, या तो वो इग्नोर हो रहे हैं या उनकी एडवांटेज कैसे ली जा रही है, उनसे एड्रेस पूछ लिया या उन्हीं को कुछ बोल के चले गए कि भाई तुम्हारी वजह से इतना सुंदर खराब हो रहा है, तुम अपना शेड हटाओ यहाँ से। Through this, Frost critiques the indifference of modern society toward the struggles of the underprivileged and calls attention to the social and economic inequalities that exist between the rural and urban populations. तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पोएट इस पूरी पोम से क्या बताना चाह रहा है हमें कि जो अंडर प्रिविलेज्ड है, ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, उनकी rather than helping them हम क्या करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और वो यहाँ से यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं, उनके स्ट्रगल को दिखाना चाहा उन्होंने इस पोएम के साथ। और वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंस किसके बीच में दिखाया है, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको दिखाया है। और इसके साथ वो एक क्वेश्चन अरेज करते हैं कि क्या हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो ये कहते हुए इस पोम को एंड करते हैं। ये पोम बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें तो दो तीन ही है जो ऐसे पोएटिक डिवाइसेस जो आपको ढंग से याद रखने चाहिए। सबसे एक तो मैंने आपको ऑलरेडी पोम के बीच में बता दिया था, ग्रीडी गुड डूअर्स जो हमारा एलिटरेशन था। इसके अलावा एक और है ये ट्रस्टिंग सॉरो, ये हमारा मेटाफर है। ये मेटाफर कैसे है, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि फेक प्रोमिसेस जिसकी वजह से उनको सॉरो होता है, कंपैरिजन है ये, इसलिए यहाँ पे ये मेटाफर है। और इसके अलावा एक और है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो यहाँ पर है हमारा रोड साइड स्टैंड दैट पैथेटिकली प्लेड। अब जो एक रोड साइड स्टैंड है वो तो पैथेटिकली प्लेड नहीं हो सकता ना, उनकी कंडीशन पैथेटिक है, उनकी कंडीशन पे पिटी आ रही है, स्टैंड पे पिटी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस है। एलिट्रेशन इसमें और भी जगह पर निकल जाएगा, बट वो आपको साउंड देख के समझ आता जाएगा, उसके अलावा इसमें एज सच कोई है नहीं। सिंपल पोम है, इजीली हो जाती है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये पोम। तो इसी के साथ हमारी 12th की बोर्ड की सारी पोम्स खत्म होती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर्स पकड़ेंगे सो दैट आपकी ये वन शॉट रिविजन कंप्लीट हो सके, जिससे आप अगर आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ बेनिफिट हो सके। एंड आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।